देखो, उत्तराखंड, चुप हो जाओ। उत्तराखंड के मुझे अभी 2 चैप्टर पढ़ाने। एक तो उत्तराखंड की जनजाति, उसे तमीज से समझ। पिछली बार मैंने पढ़ाया था ना, वो जल्दी जल्दी में पढ़ा रखा। समझ बात है, कुछ तथ्य बातें छूट जा रहे। दूसरा क्या है, वो मीन्स को भी कवर नहीं कर रहा। समझ में, उसको 5 लाइन में नहीं लिख पाता। समझ में आई बात। एक तो मेरे पास समय का अभाव था, दूसरी सबसे बड़ी खास बात थी मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करवाना। तो जो जो सिलेबस, जो क्लास मुझे लग रहा है ना कि इसमें और भी आवश्यकता, तो मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आई बात है। तो 2 चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले। एक तो हमारे पास उत्तराखंड की जनजाति वाला और उत्तराखंड की जनगणना वाला। सही बात है। जब हम उत्तराखंड की जनगणना पढ़ रहे हूँ तो भारत की जनगणना उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ रहा हूँ। समझ में आई बात है। यहाँ भी आज तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा। समझ में आई बात है। ठीक। तो आज हम समझेंगे पहले उत्तराखंड की जनजाति के बारे में, लेकिन उत्तराखंड की जनजाति के बारे में हम पहले बाहर का स्ट्रक्चर, ताकि हमारे पास एक फॉर्मेट तैयार हो जाए, लिखने के लिए भी फॉर्मेट तैयार हो जाए। कम से कम इतना डाटा तो हमारे पास दिमाग में हो कि कम से कम 50 वर्ड लिख सके। आज मैं तुम्हें पहले सिलेबस भी दिखाऊंगा ये कहाँ ऐड होगा। समझ बात। फिर वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। समझ बात। टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं। समझ में आई। देखो, जो उत्तराखंड पीसीएस का, अपर पीसीएस का 2 पेपर हो, एक पेपर 5 और पेपर हमारे पास 6। तो जो पेपर 5 है हमारे पास, उसके अंदर यूनिट नंबर जो 3 है, उसके अंदर ये सिलेबस लगा हुआ। उसके बाद फिर तो सवाल सवाल दिखा, सवाल आगे मैक्सिमम 2। सही बात है। एक तो 150 वर्ड का आ जाएगा, एक हमारे पास 50 वर्ड का आ जाएगा। समझ में आई बात मैंने क्या कहा। तो 2 सवाल आएंगे। 2 सवाल के पास, 2 सवाल के लिए मेरे पास कितना डेटा होना चाहिए ताकि मैं लिख सकूं। समझ में। वो डेटा मेरे पास, मेरे हाथ में सिर्फ पेन होगा और बस मेरे पास दिमाग होगा। ठीक। और कुछ नहीं होने का, कोरा पन्ना होगा। और दूसरा, मेरे बराबर वाला भी लिख रहा होगा और मुझे उससे अच्छा उत्तर लिखना। तो इसकी बात हम करेंगे। और दूसरा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तुम लास्ट में गेन ही कर लेंगे। लास्ट तक एक भी चीज नहीं छुड़वाने की जो परीक्षा वाणी के अंदर रखी हुई। उसके बाद अगर और कहीं से आया, जितना परीक्षा वाणी के अंदर रखा हुआ डेटा लगभग वो तो अपने अंदर समाहित कर ही लो। और दूसरा आया तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि अगर दूसरा डेटा है तो उसे कैसे अडॉप्ट करें। क्योंकि रोटी सामने रखी हुई 50। समझ बात है। भूख मुझे 4 की। समझ बात है। मतलब मेरे पेट में 4 रोटी की जगह तो समझ बात। तो मैं 10 रोटी नहीं खा सकता ना बिल्कुल भी। तो हर इंसान की कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो एक डेटा को कंज्यूम करने की। समझ गए। चलो, तो ये हमारे पास शीर्षक है, यहाँ टाइटल है हमारे पास उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इसका सोशल स्ट्रक्चर हमारे पास ये हमारे पास अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स हमारे पास। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है हमारे पास। अभी जनगणना होने वाली 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगी नई वाली, फिर आंकड़े स्टार्ट होंगे, फिर सब कुछ बदल चुका होगा। ठीक। अब तक जनगणना कराई नहीं, करवानी चाहिए थी, नहीं करवानी चाहिए थी। तो जितने भी मैं डेटा का तो इस्तेमाल करूंगा वो सारा 2011 की जनगणना से लिया गया, 2011 के सेंसस से लिया गया। समझ में आई बात है। चलो, तो हम आगे बात करते हैं। लेकिन सवाल थोड़ा इस सिलेबस को देखो। ये सिलेबस क्या है हमारे पास, ये सिलेबस कहाँ लगा हुआ है, ये भी तुम्हारे याद होना चाहिए। ये हमारे पास उत्तराखंड अपर पीसीएस के अंदर, अपर पीसीएस के अंदर, उत्तराखंड अपर पीसीएस के अंदर, ओए सुधर जाओ, बोर्ड भी नौटंकी कर रहा है। उत्तराखंड अपर पीसीएस के अंदर पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 के अंदर बहुत सारी यूनिट है। उसमें यूनिट नंबर पता कौन थी हमारे पास, यूनिट नंबर 3। ये पूरी यूनिट नंबर 3 में ये सिलेबस लिखा हुआ है। पढ़ो देखो इसका लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ सिलेबस तुम्हारे पास, पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ। उत्तराखंड का समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। सही बात है। उत्तराखंड की सोसाइटी और कल्चर उसके बारे में लिखा हुआ। उसके बारे में परिवार कैसा हो, वहाँ का विभाग कैसा हो, नातेदारी कैसी हो, जाति व्यवस्था कैसी हो, गतिशीलता कैसी हो, अनुसूचित जाति जनजाति, ये आनेगा अनुसूचित जनजाति जनजाति, इस वाले एरिया हम फोकस करने वाले। पिछड़ी जातियां कौन सी हो, ग्रामीण शक्तियां संरचना कौन सी हो, नगरीकरण कौन सा हो, औद्योगिकरण, फलाना ढिमका मुकुड़ा, देखो सब ए टू जेड है नहीं, पूरा पूरा कल्चर। तो कल्चर से रिलेटेड। और दूसरा समाज सोसाइटी की बात कर रहा है। मैं इस एरिया पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही हमारे पास एरिया, ऐसा कनेक्ट करके पढ़ा जाता है चीजों को। समझ नहीं बात क्या। उसके बाद देखो हमारे पास ये, देखो ये तो हमारे पास देखो इस एरिया में हमारे पास उत्तराखंड का हमारे पास कास्ट सिस्टम एंड द कास्ट मोबिलिटी हमारे पास। उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स ट्राइब्स हमारे पास। तो उत्तराखंड की शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ना। और बैकवर्ड क्लास के बारे में, बैकवर्ड सोसाइटीज के बारे में पढ़ना। कहाँ की, उत्तराखंड की। सही बात है। उत्तराखंड की बैकवर्ड सोसाइटी के बारे में पढ़ना। यही तो हमारे पास, और क्या है, यही सिलेबस है मुझे। अब सवाल मुझे इसका मतलब नहीं है इतना बड़ा सिलेबस मेरे से कैसे होगा। अरे नहीं होगा तो तरीका समझ ले भैया, कैसे लिखना कि तुम्हारा उत्तर खाली नहीं जाने का बिल्कुल भी। समझ में आई बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम मेंस तो लिखोगे तो तय है। समझ बात है। तो ये तो कोई रोक नहीं होगी क्योंकि मैंने पढ़ा रखा ना तुम, तो डेटा तुम्हारे दिमाग में है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब दिन तुम मेंस लिखोगे, जिस दिन भी मेंस लिखोगे और लिखने बैठोगे तो डेटा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ट्राइबल्स से संबंधित, जनजातियों से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी क्लास के अंदर। समझ में आई बात है। ये मेरे दिमाग में पड़ी हुई। आज मैं पहले कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूंगा। सही बात है। संविधान के अंदर इन जनजातियों को कहां जगह दी गई, समझे, शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की। खासकर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करूंगा, मतलब उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करूंगा। एक तो एसटी हो, एक एससी हो।
एसटी उनकी ज्यादा बात होगी, एसटी वाले लोगों की। समझ में आई बात ये? और संविधान में बढ़िया करके जगह दे रखी, उन्होंने ठीक ठाक तरीके से जगह दे रखी, उनका स्थान ठीक ठाक तरीके दे रहा है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए मुझे कहाँ से टकराना, कौन से क्वेश्चन से टकराना, और मेरे पास कितने वर्ड चाहिए मुझे लिखने के लिए, और कहाँ से मैं अपने डेटा का इस्तेमाल कर सकूँ। तो यही बात है, बच्चों को लोगों बहुत सारा पढ़ना पड़े ना, मेंस के लिए कम पढ़ना पड़े, बस एक तरीका हो लिखने का। सही बात है, बहुत कम। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ आए ना, थोड़ी सी भी समझ आए, तब भी तुम्हारा पेन चल जाने वाला। सबसे बड़ी चीज अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए उस टॉपिक के प्रति। सही बात है, वो टॉपिक तुम्हारी खोपड़ी में 24 घंटे चलते फिरते ऐसा कर तो हाँ, लिखने का तरीका पता लगा, अच्छा यहाँ से शुरुआत करनी और यहाँ लिखना और इतना लिखना, बहुत कम हो। देख लो तुम खुद ही पता लग जाएगा तुम। क्या सवाल पूछा है सुनो, सवाल ये 2024 का जो मेंस हुआ था वो, समझ में ये बात है क्या पूछा? सब उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति है ना, उनका जनांग की स्थिति बतानी, केवल 50 शब्द हमारे पास, 4 नंबर का। कौन सा पेपर है बताओ? पेपर 5वां। सही बात है, पेपर 5 का सिलेबस था, इस तो क्वेश्चन आया। हर साल एक ही क्वेश्चन आएगा, जब भी पेपर देगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा उसको। एक दूसरा क्वेश्चन तो कनेक्ट करके पूछा, इसी यूनिट से हमारे पास एक क्वेश्चन उसने पूछा, उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। लोक नृत्य कितने शब्द का उसने? 150 शब्द। ये कल्चर से भी कनेक्ट कर सकता, लेकिन मैं कुछ डेटा कुछ लाइन इसकी यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकूँ, जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा तुमको। उत्तराखंड की जनजाति पढ़ाऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। जो फिल्म्स में काम किया सारा जा रहा हूँ वहीं से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस फिल्म्स के डेटा को मेंस के अंदर कैसे यूज कर सकते हो। सही बात है, ऐसा नहीं है मैं भी बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल बातें, इमेजिनरी बातें कर रहा हूँ, कुछ नहीं आए वो। तुम्हें ये बात 50 वर्ड सारे लिखने, चलते फिरते लिख दोगे। अभी देखो मुझे समझाने दो थोड़ा थोड़ा, लेकिन लिखने का तरीका कैसा होगा, मुझे उससे ज्यादा नंबर मिले जो मेरे बराबर में बैठ के लिख रहा। समझ आई बात यार? तो उसे कैसे एनरिच करते हैं, कैसे संशोधित करते हैं। जैसे परिवेश में रहता है ना प्राणी, जिस परिवेश में रहता उसी के अनुकूल वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एडप्शन थोड़ी हो, एक कभी बजा कर पढ़ना एनवायरमेंट के अंदर। आप जिस परिवेश में रहोगे उसी एनवायरमेंट को धीरे 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 एडॉप्ट करने लगते हो। समझ में आएगी बात है? चलो पता लग चुका क्या है। तो इसे देख कर घबराने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा सिलेबस, कुछ नहीं है। सवाल तो देख लो कितने आ रहे हैं। यहाँ सबसे बात ज्यादा फंस जात भी, वो सवाल नहीं देखता कितना आ रहा, 50 वर्ड का सवाल आ रहा, केवल 50 वर्ड का। सही बात है, एक ज्यादा ज्यादा 100 मैक्सिमम 150 शब्द का। और दूसरा सबसे बड़ी खास बात, बहुत याद करना पड़ेगा, मेरे इतना याद नहीं होने का। जितना फिल्म्स में पढ़े ना उसमें सिर्फ इतना 2 लाइन जोड़नी। सही बात, जितना फिल्म्स के अंदर पढ़े 2 लाइन जोड़नी, 2-3 लाइन बस, वही उसी डेटा का इस्तेमाल कर लोगे। कैसा? पहले हम बात करते हैं, अभी मैं यहाँ तो बात करूंगा उत्तराखंड की, तो मैं बात करूंगा पर्टिकुलर में उत्तराखंड की बात करूंगा, स्पेशल टॉपिक उत्तराखंड का ही मेरा, कि उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में मुझे बताना, उसका डेटा, उसका आंकड़ा, जो फिल्म के सारे सवाल हो जाए और मेंस के भी हो ही जाए, लिख ही लो मैं डेटा। समझ बात? लेकिन अभी 15-20 मिनट तो मैं लगभग जो बाहर का समझाऊंगा। बाहर का मतलब जब भारत का संविधान बनाया गया इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, इन भारत की जनजातियों के लिए, भारत की पूरी जनजातियों के लिए, भारत की उत्तराखंड में तो जनजाति थोड़ा, ये 5 प्रकार की है, थारू, बोक्सा, भोटिया, जोनसारी, सही बात है, वनरोत, सही बात है, राजी। इन तो उत्तराखंड की, तो भारत के दूसरे कोने के अंदर भी जनजातियां है, ट्राइब्स है हमारे पास ही, तो उनका भी तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और इनका सबका ख्याल रखने का ठेका किसे दिया गया? संविधान को। संविधान ने सबको जगह दी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जैसे छोटा हो। समझ नहीं बात यार? तो संविधान के अंदर एक कुछ प्रोविजन डाले गए, कुछ प्रावधान डाले गए, कुछ उपबंध डाले गए। समझ नहीं बात यार? कुछ बात लिख दी गई किसी आर्टिकल में, और किसी बात को जब किसी आर्टिकल के माध्यम से बताया जा तो उसका महत्व ही बढ़ जा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो इंटरप्रिटेशन करता होगा ना, कुछ भी बात हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी उन प्रावधानों के, उन प्रोविजन के आधार पर करता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए थे, संविधान के अंदर लिखे हुए थे, उनके आधार पर ही तय करता होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सबसे बड़ा कानून मानते हैं, देश का सबसे बड़ा कानून हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। समझ में आई बात है? चलो देखो कहाँ हमारे पास संवैधानिक प्रावधान, कहाँ कितना, क्या क्या प्रावधान हमारे पास, क्या क्या प्रोविजन हमारे पास, कौन कौन से प्रोविजन हमारे पास। ठीक है, संविधान में कहाँ जगह दी? सबसे बड़ी पहला अनुच्छेद हमारे पास, दिमाग पर रखना हो। अच्छा यार, आर्टिकल 342 था, उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होगी, वो किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को एसटी घोषित कर सकता है। पहली बात समझ में आई है? वो किसी भी समुदाय को, किसी भी कम्युनिटीज को एसटी घोषित कर सकता है, ये पावर होगी, ये संविधान में लिखा हुआ। अब देखेंगे करा गया कब करा गया। हमने तो 5 प्रकार की जनजातियां बना दी उत्तराखंड के अंदर, थारू होगी, बोक्सा होगी, भोटिया होगी, जोनसारी होगी, समझ में आई बात है, राजी होगी, ये तो, और अज्जी बोलना, बात समझ में आई है। लेकिन ये जनजाति अनुच्छेद 342 में जगह दी गई थी, ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। कैसे, कहां लिखा हुआ? अनुच्छेद 300, बस इतना ही काम का। अच्छा, राष्ट्रपति 342 के अंदर लिखा हुआ कि वो राष्ट्रपति सिफारिश पर पार्लियामेंट बताएगा सर, इसे राष्ट्रपति से अनुसूचित जनजाति घोषित करना सर, तो अनुसूचित जनजाति। तो सरकार को ना पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ की समस्या, सरकार तो चाहे सरकार तो अपनी मनमानी कर लेगी, ना, तो यहाँ की समस्या खड़ी होगी सरकार के सामने आकर। जब हमारा देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत के संविधान जब लागू होने के बाद पूरे भारत के समुदाय के सामने
अलग अलग एरिया के अंदर समस्या खड़ी हुई कि यार बताओ, हम यार कहीं भी अगर किसी भी कुछ किसी पूरी कम्युनिटी को अगर मुझे एसटी घोषित करना हो तो उसके लिए क्या पैमाना होना चाहिए, क्या मानदंड होना चाहिए? सरकार का दिमाग खराब। ये तो ये भी नहीं कह रहे हम एसटी घोषित कर दो, और एसटी घोषित कर दिया जैसे ही तो कॉन्स्टिट्यूशन उन अलग प्रोविजन डाल, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके लिए अलग जगह दे रखी, और दूसरा क्या उन्हें रिलीफ भी मिलता, बहुत छूट मिलती है उन्हें बहुत सारी चीजों में अगर एसटी घोषित कर दिया जाए तो। सही बात है, कोटा का भी प्रावधान हो उनके लिए तो बहुत सारी छूट मिलती है। तो इस तरह तो भारत के सारे लोग घोषित कर कहना स्टार्ट कर देंगे यार हम तो चलो बताओ हम एसटी घोषित कर दो, एसटी घोषित कर दो, एसटी घोषित कर दो। बात समझ में आई? तो फिर वर्ष 1965 में 65 में आएगा, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, स्टैब्लिश करी, एक स्थापना करी एक कमेटी की। उस कमेटी को हिंदी में समिति कहते हैं। उस समिति का नाम था हमारे पास जो या थी हमारे पास लोकुर लोकुर समिति, लोकुर समिति। नरेंद्र नाथ करके था ऐसा, हाँ नरेंद्र नाथ करके लोकुर उनका पूरा नाम था, तो लास्ट का नाम याद रखो टाइटल तक। तो लोकुर समिति बनाई 1965 में। उसने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी, सलाह दी, उसकी सलाह के आधार पर, और जो उसने सलाह दी, सलाह सुन लो उसने क्या कहा। आज भी 4-5 सलाह समझ की बात क्या कि हम किसी भी क्षेत्र की पूरी किसी कम्युनिटी को कुछ किसी समुदाय को पूरे एरिया को हम एसटी घोषित तब कर सकते हैं नंबर फर्स्ट उसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो। सही बात है, डिफरेंट मतलब अलग हो, उसका कल्चर उसकी संस्कृति बिल्कुल अलग हो। दूसरा उसका भौगोलिक लगाव हो, जियोग्राफिकल उसके पास जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो उसका, इसका मतलब भौगोलिक अलगाव हो उसका। समझ में आई बात है, उसका क्षेत्र बिल्कुल अलग हो, वो कटा हुआ हो, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होगा उत्तराखंड का है। सही बात है, दो तरीके हो गए। ऐसे करके टोटल कितने पैमाने बताए उन्होंने? 5 करके पैमाने बताए उन्होंने। तो एक तो हम एक तो पहले नंबर पर मैंने तुम्हें बता ही दिया कि उनका एक प्रकार का भौगोलिक स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल अलग होना चाहिए। दूसरा उनकी संस्कृति अलग होना चाहिए, उनकी भाषा भी थोड़ी अलग होनी चाहिए। सही बात क्या, ठीक है। तो कम से कम 5 पैमाने बताए उन्होंने। और दूसरा ये क्या है, खान पान भी उनका अलग होना चाहिए, सब कल्चर के अंदर ही आ जाता है हमारे पास। ठीक, तो उन्होंने 5 पैमाने दिए। तो उसी के आधार पर उत्तराखंड के अंदर भी 5 जनजातियों को एसटी की कैटेगरी में उठाकर डाल रखा है हमने। समझ में आया? पता लग चुका है? ठीक, अभी हम बात करेंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। पहले ये बताओ संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में जगह दे रखी है? बात बताओ, समझ कोई दिक्कत नहीं है? किसके पास पावर है? पता लग चुका? चलो इतना ही है। उसके बाद देखो हमारे पास, चलो अनुच्छेद 342 में तो क्या रखा है अनुच्छेद। अब आ जाओ आर्टिकल हमारे पास 46 के अंदर डीपीएसपी हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। राज्य, यहाँ राज्य शब्द का मतलब पॉलिटी के अंदर हमारा सरकार हो, केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे। तो उसके अंदर अनुच्छेद 46 लिखा हुआ, अनुच्छेद 46 के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ कि अब राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य को इंस्ट्रक्शन दे दिए, राज्य को क्या कर्तव्य होगा, इनके हितों की रक्षा करना। जो हमारे पास एसटी समुदाय होगा उनके हितों की रक्षा करना इनका कर्तव्य। ध्यान से समझ लो बड़े प्यार के साथ क्या लिखा हुआ अनुच्छेद, देखो लिखा हुआ 46 लिखा होगा, राज्य का कर्तव्य है कि वह जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे। नहीं है ना उनके पास शिक्षा मुहैया करवागा हमारे पास राज्य, नहीं है ना उनके आर्थिक हितों की रक्षा करनी होगी, नहीं है उनके हाथ में पैसा, लेकर आओ भाई राज्य, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, करो उनके लिए क्या करोगे तुम, नीतियां बनाओ उनके लिए, कोई योजना चलाओ, उनकी स्कीम चलाओ उनके लिए। समझ बात क्या? उसके बाद हमारे पास तो 2 आर्टिकल बताए मैंने तुम्हें, आर्टिकल 342 342 होगा हमारे पास, 46 होगा, 46 होगा हमारे पास। 46 को जो कहा जाता है कि भाग 4 के अंदर 46 के अंदर, सही बात है, क्या क्या रखा, राज्य का कर्तव्य होगा, वो उनके शैक्षणिक अधिकार होगा, एजुकेशनल जो उनके राइट्स होंगे हमारे पास, और दूसरे नंबर पर हमारे पास उनके हितों, उसका आर्थिक हित हमारे पास जो उनके, सही बात, इकोनॉमिक राइट्स होंगे, उनके हितों को प्रोटेक्ट करना होगा, रक्षा करनी होगी उनकी। समझ में आई बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई? नहीं कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो कितने आर्टिकल याद हो गए? 2। इतना ही नहीं, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इनके लिए आरक्षण के प्रावधान भी कर रखा है अनुच्छेद 15(4) में, कह रखा है 15(4), 15 की बहुत सारी धाराओं, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), जो 15(4) में लिखा हुआ वो भी हमारे पास लिखने का मौका मिलेगा, खूब मौका मिलेगा लिखने का, बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लो भी, समझ बात है। तो 15(4) के अंदर क्या रखा है, राज्य जनजातियों के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान और आरक्षण कर सकता है। तो आरक्षण राज्य प्रावधान कर सकता है, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जनजातियों के लिए। 15(4) में क्या रखा है? 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कर रखी। 4-5 आर्टिकल बताए मैंने भी तुम्हें, 4 आर्टिकल। पहले नंबर पर मैंने 342 बताया, 342 में राष्ट्रपति के पास ताकत होगी कि वो जो एसटी समुदाय एसटी घोषित कर सकता है। दूसरे नंबर पर मैंने तुम्हें बताया हमारे पास जो अनुच्छेद 46 होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी उसकी। समझ बात है, क्या ड्यूटी होगी, वो उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करोगा, करने वाला होगा। समझ में आई बात है? उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 15(4) के बाद 16(4) होगा हमारे पास। 15(4) के अंदर क्या क्या रखा है कि राज्य जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण कर सकता है।
और 16(4) के अंदर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कर रखी। कितना आर्टिकल होता है मैंने तुम्हें? 4। उसके बाद इतना ही नहीं रुकते हैं, इतना ही क्यों रुक जाएंगे? अनुच्छेद 330 की खास बात है हमारे पास। अनुच्छेद 330 में चले जाओ हमारे पास, लोकसभा में इनके लिए सीटों का आरक्षण की बात कर रखी है। सही बात है। अच्छा तुम लिखोगे कहां से? कहीं भी जहां तुम्हें जनजातियों के प्रोटेक्शन की बात करनी हो, उनके प्रोटेक्ट करने की बात करनी हो, उन्हें संरक्षित करने की बात करनी हो, जनजातियों के संरक्षण की बात करनी हो, तो तुम जहां लिखना हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे पास, संवैधानिक प्रावधान डालना हो, तो तुम आराम से इन आर्टिकल का जिक्र करते हुए इसमें लिख रखा है, इसमें लिख रखा है, इसमें लिख रखा है, 4-5 पॉइंट बता दोगे तो पता लग जाएगा, तुम्हारे उत्तर में जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी तुम्हारे उत्तर में। समझ में आई बात? है आंसर में कि बता दोगे ये जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे पास। राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारे पास अनुच्छेद कौन सा? 330। इसमें क्या कर रखा है? जो लोकसभा होगी अनुसूचित जनजातियों के लिए इनके यहाँ सीटों का प्रावधान कर रखा है। राज्य की विधानसभा के अंदर अनुच्छेद 332 के तहत। बताओ दोनों आर्टिकल समझ में नहीं आए? मुझे लगा तुम 15(4) बोल गए। बताओ 15(4) में क्या था? अरे आरक्षण की बात करें, राज्य के पास पावर होगी उसके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता। समझ बात है? ठीक। एसटी जनजाति, एसटी के लिए, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? उसके बाद हमारे पास अनुच्छेद 332 में चले जाओ। एसटी की सीट फिक्स हो। उत्तराखंड के अंदर जो 2 सीट फिक्स, चक्राता और नानक मत्ता, ये चक्राता नानक मत्ता इसलिए रख रखी, यहाँ अनुच्छेद 332 ने इशारा करा था। समझ आई बात है? अनुच्छेद 332 ने इशारा दिया चक्राता नानक मत्ता होनी चाहिए। सही बात है। इशारा राज्य की विधानसभाओं के अंदर, ये एक राज्य में होगा, सभी राज्यों में होगा, सभी राज्यों में, क्योंकि वहां जनजाति रहती होगी लगभग, जिस राज्य में जनजाति रहती होगी, और जिसमें जनजाति है ही नहीं उसमें जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर चले स्वशासन पर चले, भूल न जाना ना बिल्कुल भी 330 को 332 को। 332 में लोकसभा के अंदर प्रोविजन ना, राज्यसभा में नहीं है, राज्य की विधानसभाओं में। क्या कर रहे हो? स्वशासन और पंचायत व्यवस्था हमारे पास। स्वशासन पंचायत व्यवस्था का मतलब ये हमारे पास लोकल बॉडी होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी हमारे पास। उस अनुच्छेद 243 एम हमारे पास, अनुच्छेद 243 बहुत बड़ा 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। समझ बात है? 73वां 74वां संविधान संशोधन करके जनजातीय क्षेत्रों के लिए पंचायती कानूनों में विशेष छूट, पंचायत जो उन्हें अधिकार होगा वे कानून बना सकती होगी। और ये हमारे पास एक्ट बना रखा है, पैसा एक्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे पास, पैसा एक्ट। इसका नाम है पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट हमारे पास। पंचायती नाम बोल लो उसका, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। कब का? 1996 का। मैं क्यों बता रहा हूं सर? लिखने का मौका मिलेगा इसलिए बता रहा हूं। कौन सा एक्ट बना रखा है? पैसा एक्ट। जहां जनजाति की बात आ जाए, पैसा एक्ट, पैसा एक्ट, पैसा एक्ट, पैसा एक्ट। कौन सा एक्ट? अभी पैसा एक्ट का फुल फॉर्म बताया, आपको पैसा एक्ट का फुल फॉर्म क्या बताएगा? पैसा का यूपीएससी में सवाल आ रखा है पैसा एक्ट पर। पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। याद रही बात है? इसमें क्या क्या रखा है? यू क्या रखा? सुनो 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 सुनो, यू क्या रखा? अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा होगी उसके पास ज्यादा पावर दे दी जा। सही बात है, ग्राम सभा को ज्यादा पावर दे दी जा, ग्राम सभा ज्यादा ताकतवर हो जा। क्यों? ताकि वहां के जो लोकल लोग होंगे उनके ट्रेडिशन को, उनकी परंपराओं को, उनकी प्रथाओं को बचाया जा सके। समझ बात है? इसलिए हमारे पास जो पैसा एक्ट बनाया 1996 में। समझ में आई बात? क्यों बनाया पैसा एक्ट 1996 में? ताकि जल को बचाया जा सके। जल भी उनके ही है, जंगल भी उनके ही है, जमीन भी उनके। तो स्थानीय अधिकार जितने भी हमारे पास लोकल रिसोर्स होंगे, स्थानीय संसाधन होंगे, उन पर कंट्रोल, उनका नियंत्रण उनका ही होगा भाई। सही बात है? उनके संसाधन हमारे से पहले भी आए वहां से। अभी आजकल मैं क्या करता हूँ, जो कोई एक मेरी जो जांचू की पोस्टिंग है, तो वहां उन्होंने कहता भाई जी मुझे बार बार आकर परेशान करते हैं, ये हर रोज हमें जहाँ भी पेड करते हैं तो लोकल लोग लकड़ी लेने जाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं। तो फिर मैंने उसे समझाया बड़े प्यार के साथ, इनके साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुमसे पहला अधिकार इनका ही है इस जंगल में। सही बात है? इनकी वजह से तुम हो। समझ में आई बात है? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात करते हैं, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात करते हैं, तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। 5वीं अनुसूची सुन लो, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल बहुत सारे राज्य डिमांड करते रहते हैं कि हम 5th शेड्यूल में डाल दो। जैसे बिहार जैसा राज्य होगा, 5वीं अनुसूची में शामिल करो, 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में शामिल करो, 6ठी अनुसूची में शामिल करो। कौन सा? जम्मू कश्मीर। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया, नहीं कर लिया? इसलिए तो सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, 6ठी अनुसूची की डिमांड कर रहा था।
जो हमारे पास जम्मू कश्मीर, जो हमारे पास ये लद्दाख को छठी अनुसूची में उठाकर डाल दो। क्यों कह रहा हो कि छठी अनुसूची में उठाकर डाल दो? क्यों कह रहा बिहार हमारे पास, बिहार के लोग क्यों कहते हैं 5वीं अनुसूची में उठाकर डाल दो? क्योंकि तुम्हें 5वीं अनुसूची नहीं पता। टोटल मिलाकर कितने शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 12 शेड्यूल, 12 अनुसूचियां भारत के संविधान के अंदर। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में धीरे धीरे करके सारी जोड़ी गई, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऐसा करके जोड़ी गई है, अलग अलग करके संविधान में संशोधन करके। समझ में आई बात है? लेकिन जो हमारे पास 5वें नंबर की 6 नंबर की अनुसूची, ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, एसटी से संबंधित, एसटी से रिलेटेड 5वीं अनुसूची कुछ कहती है। समझ बात है? चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर 5वीं अनुसूची कह रही, और 6ठी अनुसूची भी कुछ कह रही। बता मैंने क्या बताया अभी? बहुत से राज्य है या और क्या बोलेंगे, वो 5वीं अनुसूची में डाल दे, 6ठी अनुसूची में डाल दो। क्यों डालना चाह रहे हैं? क्योंकि भैया इसमें विशेष प्रावधान देते हैं। हाँ, उन समुदाय एसटी के लिए, सही, एसटी समुदाय के लिए, खासकर अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए। समझ में आई बात? ये हमारे पास 5th शेड्यूल सुन लो। जरूरत जब भी तुम्हारे दिमाग में यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं हो रहा, यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं, एसटी के बारे में लिखना, यार मुझे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में लिखना, अनुसूचित जनजातियों के बारे में लिखना, मेरे तो दिमाग में नहीं कुछ आ रहा। ये संवैधानिक प्रावधान तुम्हारे दिमाग में कौन देने चाहिए? क्या करने चाहिए? 5वीं अनुसूची हमारे पास। चलो, मध्य और प्रायद्वीप भारत के जनजातीय क्षेत्रों के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया जाए। जो हमारे पास 5वीं अनुसूची वह राज्यपाल को विशेष अधिकार देती है, राज्यपाल को ज्यादा पावर दे देती है 5वीं अनुसूची हमारे पास। इसलिए हमने हमारे पास टीएसी बना रखी। टीएसी का ट्राइब्स हमारे पास एडवाइजरी काउंसिल है हमारे पास। अभी हम इसके बारे में 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। 5वीं अनुसूची जहां दे रखी है हमारे पास, कम से कम ऐसे 12-13 राज्य टोटल मिलाकर पूरे भारत के अंदर, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, कुछ क्षेत्र उसका, जहां हमने कुछ क्षेत्रों को हमने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। और वहां ना हमारे पास या एडवाइजरी काउंसिल हमारे पास या काम कर रहे जनजातीय सलाहकार परिषद, कम से कम 20 सदस्य के आसपास इसमें हो। और ये 20 सदस्य तय करेंगे इस पूरे एरिया में शासन प्रशासन कैसे चलता होगा। वहां भारत सरकार का कोई कानून नहीं चलने का, वहां सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून नहीं चलने का, बहुत कम मात्रा में कानून काम करते हैं वहां से। सही बात यार, ठीक है, पता लग चुका है। क्योंकि इस पे 5वीं अनुसूची में डाल दिया, फिर वहां के जो संसाधन होगा उन संसाधनों का अपने हिसाब से उपयोग करते होंगे। समझ बात यार? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं जंगल को किस तरह बचाना, और उनके हमारे पास उनके एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करना, वो अच्छी तरह जानते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। सही बात यार, क्योंकि वे सदियों से रह रहे हैं वहां उस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो लेकिन तुम बताओ ना, सरकार ने क्या 5वीं अनुसूची के अंदर बहुत सारे राज्यों को शामिल कर रखा है? हाँ, कर रखा है। 6ठी अनुसूची के अंदर हमारे पास असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य हमारे पास। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हमारे पास, उनके प्रशासन शासन की बात कर रखी कैसे चलेगा, और बहुत पावर दे रखी है वहां से। और वहां हमारे पास जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम करते हैं, हमारे जिला स्वायत्त परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 6ठी अनुसूची हमारे पास पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर। समझ में आई बात यार? ये सारे पेपर में सवाल पूछे हुए, ये सिविल सर्विस जो मैं बता रहा ना बोल गए हैं, ये सारे सिविल सर्विस में सवाल है 5वीं 6ठी अनुसूची में। सही बात यार, मतलब अभी समझाऊंगा 6ठी अनुसूची। देखो मैंने कहा था ना, एडीसी काम करती है यहाँ से, अधिक स्वायत्ता, ज्यादा ताकतवर हमारे पास एडीसी यहाँ से। वहां हमारे पास 5वीं अनुसूची के तहत राज्यों को, जो हमारे पास राज्य को विशेष अधिकार दे रखा है। समझ बात यार? उसके बाद इतना ही नहीं रुकते हम, जब सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस हो तो उस चीज के लिए एक आयोग बनाया जा। सरकार ने एसटी की सुरक्षा के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स की सुरक्षा के लिए एक आयोग भी बनाया हमारे पास। जितने पीछे के आर्टिकल पढ़े सारे सुनूंगा मैंने, क्या क्या बताया अभी, इसे दिमाग में सारे के सारे रिपीट करने शुरू करो। सरकार किसी चीज को लेकर बहुत सीरियस हो, किसी मुद्दे को लेकर, तो एक आयोग बनाती है। आयोग बनाया हमारे पास, कमीशन बनाया हमारे पास, नाम है हमारे पास NCST, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कास्ट फोर्स शेड्यूल ट्राइब्स। सही बात है। तो एन क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। हमारे पास कार्य क्या हो? अधिकारों की निगरानी करना। किसके अधिकारों की निगरानी करना? शेड्यूल ट्राइब्स, उनके अधिकारों की निगरानी करना। तो कहीं उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, हनन तो नहीं हो रहा, कोई उनके अधिकारों को छीन तो नहीं रहा, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। और यहाँ शिकायत भी कर सकते हो, एसटी के लोगों को सलाह दे रहे कि यहाँ शिकायत भी कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया। समझ में आई बात? यह शिकायतों की जांच, सरकार को सलाह देना कि ये काम करो इन लोगों के लिए। उसके बाद सांस्कृतिक संरक्षण, भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 12 से लेकर 35 तक, जो सबसे मूल भाग संविधान का, अगर उसे हटा दिया तो संविधान आगे बराबर आ जाएगा। उसके अंदर भी हमने प्रावधान डाला है इनके अंदर। सही बात है। अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में, कितने सारे आर्टिकल मैंने तुम्हें याद करवा दिया, देखा? सही बात है। चलो बताओ पहले नंबर पर कौन सा आर्टिकल पढ़ा था मैंने? 342 में किस पावर दे रखी? उसके बाद एक समिति बनी थी, लोकूर समिति। कौन सी समिति?
क्या कहा था उसमें? चांदनी की रात कि कौन सा क्षेत्र जो किस एरिया में, वो दिए थे क्या बोलते हैं? मानक, स्टैंडर्ड, पैमाना, पैरामीटर दिए थे, किसके आधार पर हम एसटी घोषित कर सकते हैं। 1965 में बनी थी ये थारू, बोक्सा, जनजाति, सभी चीजें उसी के आधार पर ही निकल गए हैं। समझ में आई बात? ये कौन सा है हमारे पास? अनुच्छेद 29। इसमें क्या रखा है? जनजातियों को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि बचाने का अधिकार होगा। समझ बात? या जनजातियों को अपनी भाषा बचा सकते हैं, संस्कृति बचा सकते हैं, लिपि बचाने तक का अधिकार होगा। उनकी जो स्क्रिप्ट होगी, उनका कोई ग्रंथ रहा होगा, साहित्य रहा होगा, उसे बचाओ। उसके बाद वहां की अपनी भाषा बचाएंगे, में अपनी संस्कृति बचा, कल्चर बचाना होगा उन्हें अपना। स्पेशल प्रोविजन है अनुच्छेद 29 में जगह देना। 12 से लेकर 35 तक अगर कोई भी बात संविधान के अंदर लिखी हुई ना, इसका मतलब उसे विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। उसका बात अलग, कोई ध्यान न देता हो। भूमि और शोषण से सुरक्षा, भूमि इनकी याद रखना बात है। अनुच्छेद 19(5) के अंदर भी जगह दे रखी है, जनजातीय क्षेत्रों में भूमि स्थानांतरण पर रोक। सही बात या भारी लोगों से सुरक्षा। वो देखा तुम विश्राम मुंडा वाला, भारी लोगों का करते थे, दीकू कहा करते थे, दीकू दीकू नहीं चाहिए यहाँ बिल्कुल भी। सही बात या 5वीं और 6ठी अनुसूची का विस्तार विवरण हमारे पास। ये 5वीं 6ठी अनुसूची ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ बात है, बार बार पूछी जाती है। अभी मैं उस पर नहीं आया, मैं जो उत्तराखंड की जनजाति है उस पर अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में भी फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ कि हाँ संवैधानिक प्रावधान कितने हैं हमारे पास। बड़ी सोच, बड़े लोग, बड़ा डेटा, थोड़ा लेट ही समझ में आएगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची हमारे पास छुआ में याद रखना बात है, सारा का सारा। देखो कितना दिमाग में तुम्हारे रहेगा। ठीक, उसके बाद 5वीं और 6ठी अनुसूची क्यों? इन अनुसूचियों का उद्देश्य क्या है बताओ? हमारे पास पहले नंबर जनजातीय समाज की भूमि। जनजातीय समाज के पास खुद की भूमि होगी, भूमि उनकी, संस्कृति उनकी, उनके अधिकार, उनका सब शासन, सब शासन होना चाहिए, उनका खुद का शासन। महात्मा गांधी सब शासन के बड़े समर्थक थे। अनुच्छेद 40 के अंदर भी उन्होंने ग्राम सभा की स्थापना की बात करी थी, ग्राम सभा को प्रमोट करने के लिए। महात्मा गांधी तो राज्य का खंडन करते थे, कभी उनकी आइडियोलॉजी पढ़ना, वे साफ कहते थे कभी भी राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य का मतलब कानून नहीं होना चाहिए, पुलिस थाने कुछ सब हटा दो, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दो, राम राज्य बना दो। हर व्यक्ति, जरूरत नहीं है कानून को, हृदय परिवर्तन कर दो। हर व्यक्ति नैतिक होना चाहिए, कोई किसी का बुरा ना सोचता हो। कितनी काल्पनिक बातें अंबेडकर उन तो मिले। आपको नहीं लगता आपको ज्यादा बोल रहे? आपको नहीं लगता ये व्यवहारिक बात तेरी है? चलो सुनो ध्यान लगाकर। भारी शोषण से सुरक्षा, परंपरागत जीवन शैली को बचाना। 5वीं अनुसूची के बारे में बता रहा हूं मैं, तुम ध्यान से समझना। थोड़ा इसमें डिटेल चलेगा, 6ठी को भी डिटेल से लिखने का मौका कितना मिलेगा मैं भी बता दूंगा, बहुत ही कम मिलेगा। देखो तुम्हारे दिमाग में चीजें कितनी बैठ जा रही। सही बात या मेरे हाथ से सब चीजों को हटाने के बाद 342 में आता, 46 में भी प्रावधान है डीपीएसपी में। अच्छा 330 में लोकसभा में और 332 में राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी प्रावधान है। सही बात। अनुच्छेद 15 4 में जगह दे रखी, 16 4 में भी जगह दे रखी। सही बात है। कुछ मतलब दुनिया सारी याद करने, कुछ भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने के लिए। समझ में आई बात? है पता लग चुका। 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में भी बात कर रखी। पैसा एक्ट भी मेरे याद होगा। पैसा एक्ट कब बना था? पैसा एक्ट परसों रबड़ लग गया ना मुंह में इसका, 1996 में बना था। देखो 5वीं अनुसूची कहां लागू होती है? हेलो, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के अनुसूचित क्षेत्र पर। झारखंड के पूरे हिस्से बनी, कुछ क्षेत्र को घोषित कर दिया जाए अनुसूचित क्षेत्र होगा, वो राष्ट्रपति बताएंगे। सही बात है। राष्ट्रपति भी कब बताएंगे? जब वहां का राज्यपाल उसे लिख कर देगा इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दो। समझ में आई बात है? और वहां की पूरी विधानसभा बिल पास करके भेज देगी राष्ट्रपति के पास। ठीक। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनके कुछ क्षेत्रों के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर रखी। पूरा क्षेत्र नहीं है अनुसूचित क्षेत्र हमारे पास है। और फिर मानव 5वीं अनुसूची काम करती है, उसके अनुसार प्रशासन होता है, शासन प्रशासन। सही बात है। वहां की सरकार के टीएम, थाने, पुलिस ये सब काम नहीं करते वहां से। वही बात है। वहां पावर दे दीजिए हमारे पास, किसे दे दीजिए पावर? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इनके अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे है जिन्हें हमने शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा। बात समझ में आई है? सर आगे बताओ थोड़ा। चलो ठीक, आ जाओ। अभी खत्म नहीं है। उत्तराखंड 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होती है। सही बात है, उत्तराखंड पर। समझ ये बात? अच्छा आगे जाओ। मुख्य उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था 5वीं अनुसूची का? जनजातियों को भूमि हड़पने से बचाना, जनजातियों को भूमि हड़पने से बचाना, साहूकारों और भारी लोगों के शोषण से सुरक्षा करना। जो साहूकार धंधा सेठ हमारे पास, प्रशासन में भागीदारी देना। प्रशासनिक व्यवस्था क्या खास बात? 5वीं अनुसूची के साथ बात चल रही है।
प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। राज्यपाल ज्यादा पावरफुल हो हमारे पास, जहां जिस क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची लागू होगी। समझ में आई बात? या राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल हमारे पास किसी भी कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना करे। राज्यपाल किसी भी कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना करे या संशोधित रूप में लागू करे, भूमि हस्तांतरण पर रोक सकता है, जनजातियों के हितों के नियम बना सकता है। इतनी पावर है राज्यपाल को उस क्षेत्र के अंदर। समझ में आई बात? या जो हमारे पास गवर्नर होगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के नियमों को वार्षिक रिपोर्ट भेजता है। अब सोच लो, राज्यपाल के पास इतनी पावर हो, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट भेज लेगा, एक साल की रिपोर्ट, कि इन अनुसूचित क्षेत्रों में काम किस तरह चल रहा है। हमारे पास हमने फिर यहाँ ना जनजातीय सलाहकार परिषद, हमारे पास ट्राइब्स एरिया एडवाइजरी काउंसिल बना रखी है हमारे पास। यह सलाह देती है कि इनका हमारे पास जो इनके हितों को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे इन्हें संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, कैसे इनके अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे पास इस काउंसिल में हमारे पास कितने सदस्य हो? अधिकतम 20 सदस्य हो, और मैक्सिमम सदस्य हमारे पास एसटी के होंगे। ये तो बड़ी बात है ना, एसटी के होंगे, क्योंकि वे एसटी के हितों की ज्यादा बात करते होंगे। इस कार्य क्या है उसका, और उसका क्या कार्य हो हमारे पास, इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम इसका? अच्छा, हमने क्या बना रखी है? टीएसी बना रखी है। इसका मतलब हमारे पास जनजातीय सलाहकार परिषद बना रखी। जहां भी तुम्हें लगता होगा कि यहाँ बात हो रही, अब मुझे बात करनी चाहिए लिखते वक्त, कि मुझे बात करनी चाहिए जनजातीय लोगों के जो हो संरक्षण की, कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या करा है, तो काउंसिल तो बना देने के लिए, परिषद नहीं बना दी, यो करा। तो पहला काम पता लग चुका, सरकार ने इनके लिए काउंसिल बना रखी, एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी नाम है उसका। समझ बात? या चाहे तो शॉर्टकट में लिख दो, लगभग 20 सदस्य, मैक्सिमम एसटी तो होगा। ये भी पूरा भी नहीं रहने की कोई जरूरत है, बस नो, सरकार ने एक परिषद बना रखी जिसमें मैक्सिमम सदस्य एसटी तो होगा। समझ आई बात है? एक पॉइंट मिलेगा लिखने के लिए, ऐसे चुन चुन कर 3 का उठाना पड़ा भैया। समझ आई बात है? लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम कर नहीं सकते। पहले डेटा दिमाग में चाहिए, फिर डेटा को समराइज करने के लिए आराम से लिखना चाहिए, सब हो जाए धीरे धीरे। समझ में आई बात? या चलो आगे बढ़ो। हमारे पास क्या है? कानूनी विशेषताएं हमारे पास। आ जाओ, कानूनी विशेषताएं क्या है? सामान्य कानून लागू नहीं होते यहाँ से, जो लोगों पर लागू हमारे पास, सामान्य लोगों पर लागू हो तुम्हारे जो, अगर कोई एरिया 5वीं अनुसूची में चला गया, लेकिन 5वीं अनुसूची में खतरा, पता क्या खतरा? बिहार के बहुत सारे लोग मांग करते रहते हैं, बिहार को 5वीं अनुसूची में डाल लो, 5वीं अनुसूची में डाल लो। जब वहां भारत के सामान्य कानून लागू नहीं होने के, तो पक्की बात है वहां कुछ क्षेत्र के अंदर गुंडा राज बढ़ जाएगा, तय है। कानून वहां नहीं सकता, दरोगा नहीं सकता उस एरिया में, तो वहां फिर बाहुबली का शासन हो जाएगा। इसलिए सरकार ऐसे क्षेत्रों में, खासकर बिहार जैसे क्षेत्रों में, ऐसी 5वीं अनुसूची को लागू करने से जो कतराती है। समझ बात? है ठीक है, क्योंकि खतरा बढ़ा रहता है कई पूरे एरिया में जो गुंडा राज दोबारा न बढ़ जाए। समझ बात है? थोड़ी चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है भाई। भूमि और जनजातियों को देने पर रोक, साहूकारों पर नियंत्रण हमारे पास, ठीक। उसके बाद 5वीं अनुसूची का सार क्या है हमारे पास, एक लाइन में क्या कहना चाहोगे बताइए, क्या लिखा हुआ? अगर तुम्हें एक लाइन भी याद रह जाएगी तो 5वीं अनुसूची के बारे में, तो बहुत बड़ी बात है, अभी लिखने का मौका मिल जाएगा। समझ में आएगी बात? कहाँ इस्तेमाल होगी मैं भी बता दूंगा, घबराओ मत। कुछ तो पता लगा है अनुसूचित जातियों के जनजातियों के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। एक लास्ट अनुसूची हमारे पास, ये भी देख लो, 6ठी अनुसूची देख लो। 12 अनुसूची ना भारत के संविधान में, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थे, कितने शेड्यूल थे हमारे पास? 8 शेड्यूल थे। तो 5वीं 6ठी मैंने तुम्हें भी पढ़ा दी। समझ में आई बात है? संविधान में तो मैंने सारी डिटेल से पढ़ा रखी है। यहाँ और भी अच्छा ज्यादा कनेक्ट करोगे, क्योंकि जनजातीय पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा कनेक्ट करोगे चीजों को, मूल भावना समझोगे इसकी। चलो पढ़ो, कहाँ लागू हो गया? उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्र पर, असम, असम कहाँ? बस 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 बेटे, बस 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 बस। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वैसे कुछ लोग इसे भी कह दे, ए टी, यही तो हमारे पास एटीएम, हाँ एटीएम, और फिर उसके बाद एम, अरुणा मम्मी का एटीएम, ऐसे कह देते कुछ लोग। ये तो ऐसे याद हो जाएगा तुम्हारे, तुम तो यार सिविल के छात्र हो। समझ में? इस एरिया में लागू होगी 6ठी अनुसूची, केवल इस एरिया में लागू होगी। 6ठी अनुसूची बिहार में लागू होगी। लद्दाख वाले भर भर कर डिमांड करे, दबा का आंदोलन हुआ, दिल्ली तक भी पहुंच गए मैं, कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अब तुम ये बात ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, क्यों लद्दाख वाले इतना आंदोलन कर रहे थे कि 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए? यानी कुछ खास बात होगी 6ठी अनुसूची की। क्या तुम जानना चाहते हो क्यों खास बात है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सोनम वांगचुक को सरकार ने क्यों गिरफ्तार कर लिया।
चलो, उद्देश्य क्या था? जनजातियों को सब शासन देना, सेल्फ रूल, उनका खुद का शासन होना चाहिए। अगर खुद का शासन होगा ना तो वहां जो सोनम वांगचुक जैसे और भी नेता पनपते होंगे और फिर वे अपने हिसाब से वहां प्रशासन चलाएंगे, क्योंकि वे वहां की इकोनॉमी को, वहां के कल्चर को, वहां की संस्कृति को, वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं और वहां के जो रिसोर्स मौजूद है उसके हिसाब से वहां का शासन प्रशासन वे अच्छी तरीके से जान सकते हैं। इसलिए वे जो आंदोलन कर रहे थे। हमारे पास अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और कानून की सुरक्षा करने का अधिकार हमारे पास इन्हीं के पास हो जाते हैं। जनजातीय लोगों के प्रशासनिक ढांचा सबसे अलग और शक्तिशाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस छठी अनुसूची की। सही बात है। प्रशासनिक ढांचा कैसा हो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ काम करती है। अगर कल को लद्दाख छठी अनुसूची में चला गया ना तो वहां सरकार के रूल रेगुलेशन सब फेल हो जाएंगे। दरोगा कौन हो तू? दरोगा मैं नहीं जानता तुझे, ऐसा हो जा हल। कौन हो तू? मैं IPS, बाहर। इस एरिया में एंट्री, तेरी कोई एंट्री नहीं है। कौन हो तू? मुख्यमंत्री, हम नहीं जानते कौन सा मुख्यमंत्री, निकल कम हो जाएगा। मैंने बताया तुम कुछ एरिया में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाओ। स्वायत्त जिला परिषद हमारे पास, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे पास, ADC काम करती है हमारे पास। यहाँ संरचना हमारे पास टोटल कितने सदस्य हमारे पास इसके अंदर? क्यों पढ़ा रहा हूं मैं सर? अरे भाई, भारत जब तुम 6 पेपर, टोटल 7 पेपर लिखोगे, उसके अंदर हमारे पास तुम 4 पेपर GS के भी तो लिखोगे, वहां भी इसका इस्तेमाल करा जा सकता। समझ में आती है? पता लग चुका, वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिखते वक्त। हमारे पास जब हमारे पास तुम लिखे रहोगे पॉलिटी के क्वेश्चन में हमारे पास तुम लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिखे रहोगे, वहां भी हमारे पास इसके बारे में लिखे जा सकते हैं। अरे चल यार, पता लग चुका है। कौन सी काउंसिल बताई मैंने तुम्हें? हिंदी में क्या नाम है पता? अब जो मैंने जो 5वीं सूची में बताई थी वो कौन सी थी? 5वीं सूची में बताई थी जो कौन सी काउंसिल बताई थी 5वीं सूची में? जनजातीय सलाहकार परिषद। समझ नहीं बात है? भूल गए? बस ये 2 KB का दिमाग लेकर घूम रहे हो। इसमें कितने सदस्य हो? कुछ तो निर्वाचित हो, कुछ नामित हो। मनोनीत करे जा सीधा, उनका चुनाव नहीं होता। अब इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है हमारे पास, जो हमारे पास ये जिला स्वायत्त परिषद हो ना, इसके पास सरकार ने इतनी ताकत दे रखी है, यह भूमि पर कानून बना सकती है। यानी भारत सरकार का जो भूमि सुधार के कानून है ना, वे सारे फेल हो जाएंगे इसमें। इसके जो खुद के कानून है वे चलेंगे। अब बताओ, इतनी पावर दे दी भारत सरकार का, जितना कानून है पूरे भारत पे लागू हो, वो नहीं चलने का। जो राज्य सरकार का कानून है वो नहीं चलने का। इस पूरे एरिया में उस क्षेत्र के लिए पूरा स्पेशल कानून बना सकती है यह परिषद हमारे पास। सही बात है। इसलिए सिविल में भर भर का सवाल पूछा जाए, ये मतलब है इसका। पता लग चुका? वन हमारे पास, वन पर कानून बना सकती है। इनकी परमिशन के बिना कोई अंदर जंगल में नहीं घुसने का। फिर सही बात है, यही तो चाहते हैं हमारे पास। अडानी को 2 रुपए में जमीन बेच दी 1 बीघे में मोदी जी ने बिहार के अंदर। सही बात है। अगर इस तरह की कोई काउंसिल होती है वहां से फिर खरीद लेता है जमीन। इसलिए तो कह रहे हैं, मैंने कह रहे 5 बीघा 6 बीघा ऐसा कर, ये तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जल, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सामाजिक रिवाज, इन पर सब पर कानून बना सकती है ये जो काउंसिल हमारे पास है। सामाजिक रिवाज, न्यायिक अधिकार के हमारे पास जिला और ग्राम न्यायालय हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जनजातीय कानूनों पर नियंत्रण हमारे पास। जनजातीय कानूनों पर निर्णय, जिला और ग्राम न्यायालयों पर निर्णय, यह बहुत पावरफुल हो हमारे पास। जिला स्वायत्त परिषद हमारे पास 30 सदस्य काम करते हैं और इसकी पावर देख लो कहाँ कहाँ कानून बना सकती है। पूरे समाज के लिए भी कानून बना सकती है, विवाह के लिए भी कानून बना सकती है। समझ बात है? अब तक आप पढ़ा रहे थे तो उत्तराखंड की जनजाति वहां क्यों नहीं आए? अरे भाई, ये लिखने वाला एग्जाम है, वहां भी आएंगे। फिल्म्स का एक भी परीक्षा का एक भी वर्ड नहीं छुड़वाने का। सही बात है। पहले हिंद तक ले लो, फीलिंग ले लो, पहले फीलिंग। समझ बात है? क्या लेनी? फीलिंग ले लो। वित्तीय अधिकार क्या है? टैक्स भी लगा सकते हैं। देख लो, यह परिषद इतनी पावरफुल है, GST काम नहीं करने का इसके सामने। सही बात है। जो पड़ा तुम्हारा GST PST उठा लो, ये बड़े तुम्हारे इनकम टैक्स हटाओ साइड में। अब सोच लो, यहाँ भी कोई काम नहीं, खुद टैक्स लगाने का अधिकार है इस वक्त। सही बात। स्वायत्त परिषद नाम ही ऑटोनोमस। समझ बात है। बजट बनाने का भी अधिकार है, खुद का बजट बनाती है भारत सरकार का। बजट जो ना, जो हमारे पास वित्तीय फरवरी में पेश हो, कौन? निर्मला सीतारमण। कौन है? ताइए बात तो हमारे इसका बजट चाहिए। केंद्र सरकार, सुन लो, केंद्र व राज्य से अनुदान हमारे पास, केंद्र व राज्य से अनुदान मिलते रहते हैं सर। इसके वित्तीय अधिकार हमारे पास, बजट बनाने का अधिकार। अच्छा, राज्यपाल की भूमिका है सीमित। सही बात है। यहाँ राज्यपाल नहीं काम करता है, ये लोकल लोग काम करो, ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वह काम कर रहे हैं। ज्यादा परिषदों के कानून को स्वीकृति दे सकते। राज्यपाल की भूमिका नहीं, वो परिषदों के कानून, जो काउंसिल ने कानून बनाए उन्हें स्वीकृति देने का काम हो, या वापस भी भेज सकता है, लेकिन सीधा नियंत्रण नहीं, जैसा 5वीं अनुसूची में है। इतना कंट्रोल नहीं है राज्यपाल का यहाँ से। इसलिए छठी अनुसूची में भारत सरकार
भारत सरकार छठी अनुसूची में किसी भी राज्य को डालने से हमेशा बचती है। अब पता लगा सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार कर लिया, पता लग चुका। अगर छठी अनुसूची में आता तो इतनी पावर हो जाती है इनके पास, पता लग चुका। चलो मुझे एक लाइन में मतलब बताओ उसका छठी अनुसूची का क्या मतलब है, एक लाइन में। समझ में आई बात? या क्या छठी अनुसूची उत्तर पूर्व राज्यों में जनजातियों को स्वायत्ता प्रशासन और कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अगर लद्दाख भी आ गया इसके अंदर तो 5 हो जाएंगे टोटल मिला के। सही बात है। अब सरकार चाहेगी, इस सरकार की, इस तो सरकार की जो केंद्र सरकार उसकी शक्तियां कमजोर नहीं हो जाएगी। हर व्यक्ति अपना ताकतवर बनना चाहता, केंद्र सरकार भी ताकतवर बनना चाहती है। ये ध्यान से समझना। हमारे पास अब उत्तराखंड की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हम यहाँ तुम आंकड़े देंगे, उत्तराखंड के आंकड़े हैं। अब सारे आंकड़े नहीं याद करने, बच्चों को लगता है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। नहीं रे नहीं, वही चीज इंपॉर्टेंट है जो हम बताएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो पेपर के आधार पर। सही बात है। पेपर के सवाल लगाओ जाकर, सारा डेटा सारे आंकड़े याद नहीं करने, एकदम बदतमीजी से हमेशा बचना। सही बात है। तो जहां जहां से मैं बताऊंगा इतना ही याद कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाने वाला। समझ में आई बात है? ठीक, चले हम अब सवाल हम करते हैं, कुल जनसंख्या कितनी है हमारी? 1 लाख टोटल मतलब जनसंख्या हमारे पास कितनी है? हमारे पास राज्य की कुल जनसंख्या बताओ पहले मुझे, टोटल कितनी? 1 लाख नहीं 1,86,292 इतनी है हमारे पास। लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कब के? उत्तराखंड की कुल जनसंख्या याद रखनी। हाँ, कुल जरूर याद रखनी चाहिए। क्यों? एक तो पेपर में भी पूछ लिया कभी कभी, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास पता क्या है, इस हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं, तो पहले तो याद रखनी चाहिए। मैंने कहा ना सारे आंकड़े बिल्कुल भी याद नहीं रखने, कुछ ही आंकड़े याद रखने। समझ नहीं बात है? आ जाओ हमारे पास। चलो एससी और एसटी अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं, एससी और एसटी दोनों को मर्ज कर दूं, तो टोटल मिला के कितनी जनसंख्या बैठेगी? 21.84 लाख। 21 टोटल कितनी? 1 करोड़। एससी एसटी कितने? 21.84 लाख। इसका भैया पेपर में आंकड़ा भी पूछा जाए, हमारे पास 21.65% हमारे पास कुल जनजाति जो हमारे पास एससी एसटी दोनों को मिला के ना 21.65% ही पूछा जा सकता है हमारे पास, एससी और एसटी दोनों। हम पहले एससी के बारे में बात करेंगे, तो एससी और एसटी दोनों के आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो जनसंख्या याद कर लेनी। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये टोटल कुल जनसंख्या का, ये भारत उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? एससी एसटी दोनों को मिला दे 21.65%। ये आंकड़ा पेपर में पूछ लिया जा, ये याद करना चाहिए, और आगे भी बहुत जगह काम आगा तुम्हारे पास। अब एससी और एसटी को डिवाइड कर लेते हैं हमारे पास। एससी कितना और एसटी कितना? कुल जनसंख्या हमारे पास ये देखो, पूरी डेमोग्राफी दिखाई दे रही है। सही बात है। इस डायग्राम को ना दिमाग में सेट कर लो कि मुझे अगल को आंकड़े भी दिखाने हैं, तो इस तरह दिखाने हैं। यो तुम्हारे मेंस के लिए चार्ट जो तुम्हें बनाया, पाई चार्ट तुम्हारे लिए। समझ में आई बात? है अब आंकड़ों को दिखाना है। एक तो तरीका साधारण तरीके चले जाए, एक तरीका में अपने डायग्राम का यूज करूं पॉइंट को लिखते वक्त भी। सही बात है। अब मेरा क्या होगा, एक नंबर तुरंत मुझे फालतू मिलेगा, क्योंकि मैं अपने मेरा रिप्रेजेंट करने का चीजों को तरीका अलग होगा। समझ में आई बात? है पता लग गया मैंने क्या कहा? अब मैं बताऊं यहाँ टोटल एसटी कितने परसेंट है? एसटी हमारे पास 2 पॉइंट पता लग चुका है। अच्छा, अब मुझे बताओ हमारे पास एससी कितना? हमारे पास 18 ठीक, पता लग चुका है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। इधर देखो हमारे पास, इधर आंकड़े देखो हमारे पास, एससी के टोटल आंकड़े देखो हमारे पास कितना बैठेगा। एससी देखो टोटल कितना, ये याद नहीं करना, घबराओ मत बिल्कुल भी। लेकिन इनका परसेंटेज जो महिला पुरुष वाला, और महिला पुरुष वाला एससी का भी और एसटी का भी, कितने लोग हमारे पास, जो कितने हमारे पास कितने पुरुष उसमें कितने महिलाएं, कभी कभी पूछ लिया जाए। लेकिन लिंग अनुपात तो इतनी बार पूछा हुआ पेपर में, इतनी बार पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ लिंग अनुपात। समझ में ये बात है? तो टोटल बताओ हमारे पास लिंग अनुपात कितना? 936। इसका कितना? 963। एससी का कितना और एसटी का कितना? बताओ। एसटी की हालत सही है या एसटी की हालत सही है? एससी की बताओ लिंग अनुपात कितना है इसका? 936। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं हमारे पास यहाँ? तो कितने पुरुष खाली घूम गए? उनका ब्याह ही नहीं होने का, मतलब मोटा मोटा आंकड़ा एक प्रकार से। एसटी की हालत हमारे पास 1000 पर 963 हमारे पास क्या है? महिलाएं। इनकी स्थिति काफी सही है। सही बात है। इनमें ज्यादा सुधार होगा, इसका मतलब है इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। सही बात है। यहाँ लड़का लड़की में एससी के लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, लेकिन एक 4 बच्चे और रखे। सही बात है। लड़का पैदा करने के चक्कर में 2 4 बच्चे और बढ़ा लगे। तो ये लिंगानुपात यही तो बता रहा है, आंकड़े विश्लेषण का चीज हो, रटने का चीज नहीं होते। बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, ये सारे आंकड़े याद रखना, या ना पेपर में नहीं आना, क्यों चक्कर में पड़ा फालतू के। लिंगानुपात इसका और इसका ही दोनों याद करने।
किसकी बात चल रही है? एससी की। एससी का लिंग अनुपात कितना? 900। एसटी का कितना? राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,00,000। ये सारे आंकड़े में कहां से लेके आ रहा है? बाबा घर से अपने रैपट लग गया ना, वहां देखो हमारे पास 2011 की जनगणना है। बाबा के घर तक है, बाबा के घर से आ रहा है मैंने। टोटल जनसंख्या, टोटल से सामान्य लोग हमारे पास 78.35%, एससी 18.8% और एसटी हमारे पास 2.9%। इसका भी कभी आंकड़ा पूछ लिया जाएगा, कम चांसेस से पूछने के। लेकिन मुझे एससी 18.8%, एसटी 2.9%, अगर मैं यह बात लिखने में इस्तेमाल करूंगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा मुझे, इसलिए मुझे याद कर लेना चाहिए इस आंकड़े को। सही बात है। और मेंस की क्या खास बात हो, मेंस में तुम इतना भी लिख सको लगभग 3%, सुन लो लगभग 3%, याद ना रहा तो लगभग 19%। मेंस की अभी खास बात हो, करेक्ट आंकड़ा ही लिखना जरूरी, कोई जरूरत नहीं है मोटे मोटे तौर पर आंकड़ा बताना चाहिए मेंस में लिखने के लिए। यस और नो? पता लग चुका है? चलो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या है कहां सी? एससी की बात करेंगे हम पहले। सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या कहां सी हमारे पास? उत्तराखंड हमारे पास। उत्तराखंड का ये मैप को मत देखना, मैं मैप में थोड़ा इसमें सारी गलती हो रखी, ठीक। हम तेरे शहर में आए हैं साथी की तरह। चलो ये जो 4 आंकड़े लिखे हुए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 आंकड़े लिखे ये तो तुम्हारे सारे सवाल सही करवा देंगे। अभी जब मैं सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाऊंगा ना चैप्टर के बाद में, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाऊंगा, कल को भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। सही बात है। जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो तुम सारे क्वेश्चन करवा देंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक है। लेकिन अभी मैंने पीछे जो आंकड़े दिए मैं तुमसे सुनना चाह रहा हूँ, सुन लो ध्यान लगाकर। एससी की जनसंख्या कितनी है? एससी की परसेंटेज में 18 कितने? मुझे लगा जी नंचारे दिक्कत तुम। एसटी की राज्य की कुल जनसंख्या का, राज्य की टोटल जो जनसंख्या उसका 18.8% एससी है और 2.9% हमारे पास। अगर मुझे इस आंकड़े को दर्शाना हो किसी पॉइंट में लिखते वक्त, समझ बात किया, तो इसका मतलब डायग्राम पर दर्शाना, चार्ट, पाई चार्ट के जरिए। बात समझ पाई है? यस और नो? चले ठीक है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ तुमसे, तो जरा बताओ मुझे एससी के बारे में। अभी पहले एससी के बारे में बात होगी, फिर हम एसटी की तरफ बढ़ेंगे। समझ में एक बात है? सारे आंकड़े याद करवाने जरूरी है, याद होने जरूरी है। पढ़ तो कुछ भी लो, याद कुछ है नहीं। पहले ये बताओ हमारे पास इस पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा? हरिद्वार। हरिद्वार वालों ने जनसंख्या बढ़ाने का अलावा कुछ नहीं करा। सही बात है। लगभग 18 लाख के आसपास जनसंख्या हरिद्वार की 2011 की जनगणना के मुताबिक। फिर 16 लाख के आसपास देहरादून चला जा, उधमसिंह भी कम नहीं है। सही बात है। ये पूरा उत्तराखंड, समझ बात है। ये जनसंख्या बढ़ा रहे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यही है, सबसे ज्यादा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं क्या कहा मैंने? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की? हरिद्वार की अभी। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या तो हरिद्वार की है ही। अब मेरा सवाल अलग है, मैं पूछ रहा हूँ सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या कहाँ की? ये अब आओगे ना मजा सवाल में। एससी की जनसंख्या पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कहां से? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, पहले पढ़ो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ। बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या एससी की कहां से? हरिद्वार के अंदर 4,11,274 आंकड़ा कभी नहीं याद रखना, कभी किसी पेपर में पूछा जाना है। एकदम बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा तो चंपावत हमारे पास हो। सही बात है। एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछी जा तो हरिद्वार, सबसे कम जनसंख्या पूछी जा एससी की कहां सी? अभी मैं प्रतिशत में बात नहीं कर रहा हूं कि टोटल एससी की पॉपुलेशन कितनी, वो अलग बात है। अभी हम एससी की बात कर रहे हैं। हमारे पास एससी की जो कुल जनसंख्या पूछा एससी की तो 18 लाख के आसपास है। टोटल एससी की जनसंख्या कितनी? 18 लाख। समझ बात है? पता लग पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या पता लगी कितनी? कितनी? पता लग चुका है। उसमें एससी समुदाय कितने परसेंट? 18.8%। एसटी कितना? 2.9%। सबसे ज्यादा एससी के लोग कहां रहते हैं? एससी का लिंगानुपात कितना? ये बोल गया। ये लिखने में भी काम आएगा भाई, लिखने में 936। और एसटी का तो स्थिति किसकी अच्छी? 963 वाले की। 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी? 963। एसटी की हालत ज्यादा सही है। उस समाज के अंदर फिर भी जागरूकता है, क्योंकि एससी वालों के अंदर फिर भी जागरूकता नहीं आ रही।
इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? अब मेरा सवाल चेंज होगा। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, इस पूरे उत्तराखंड के अंदर वो कौन सा जिला, बात अब प्रतिशत में होगी। अगर प्रतिशत में पूछो तो 2 ही याद रखने, उन तो 2 ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वही बात है, एसटी के मामले में जो, एससी के मामले में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिशत कहां थी, मान लो एक जिले को उठाओ, सबसे ज्यादा एससी के लोग प्रतिशत के परसेंटेज के मामले में कहां रहते। जनसंख्या होना अलग बात है, परसेंटेज में आंकड़े बदल जाते तुरंत हमारे पास। सही बात है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन है परसेंटेज के मामले में? बागेश्वर। और न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन था? देहरादून। वही बात है, प्रतिशत के मामले में उन्होंने क्या ऐसे नहीं रखते होंगे, प्रतिशत के मामले में आंकड़े चेंज हो जा। अगर प्रतिशत के मामले में पूछे सबसे ज्यादा परसेंटेज जो एससी का कौन से जिले में, तो तुम क्या बताओगे? बागेश्वर। निकाल के दिखाओगे 27% कैसा है, ये काम चल जाए तो कर लोगे। सही बात है। न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन था? 13.49%। समझ में आई बात? क्या इन बात को तुम आंकड़ों पर भी यहाँ भी दर्ज कर सको। देखो 18.92 लाख के आसपास टोटल एससी हमारे पास। एससी की जनसंख्या इतनी है हमारे पास। बताओ अगर मुझे एससी के बारे में कुछ कल को लिखना पड़ेगा इन आंकड़ों, तो मैं उत्तराखंड के अंदर पर्टिकुलर 5वें पेपर में काम चला सकूं? नहीं चला सकता? यस और नो? और ये फटाफट 33 स्पीड था, उल्टा सीधा मैप बनाना सीख लेकर हल्का हल्का 33 स्पीड, तो आंकड़े देर साथ चलाओगे 33 स्पीड। यस और नो? अभी आंकड़े कुछ याद भी हुआ मेरे। अब मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। ओरे पिया, अब देखो टाइटल क्या हमारे पास, साक्षरता की बात करेंगे, कितने पढ़े लिखे लोग हैं एससी के लोग। दूसरा हमारे पास ये भी बात करेंगे अनुसूचित जनजाति समुदाय की स्थिति। अनुसूचित जाति समुदाय की स्थिति, इनकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है हमारे पास? लिटरेसी रेट इनका 74.4%। मुझे बड़ा दुख हो, इनके बीच में यहाँ लड़का लड़की के बीच में जो गैप है लगभग 20% का गैप है। ये गैप नहीं है, महा गैप है। गैप का मतलब हमारे पास देखो लड़कियों के साथ कितना भेदभाव होता, पढ़ाते ही नहीं एससी समुदाय के लोग अपनी लड़कियों को, कम उम्र में शादी कर दी। सही बात है, पढ़ागा कौन है ना, जबरदस्ती पढ़ा रहे ना, बैठाएगा। साक्षरता दर कितनी? 74.4% हमारे पास। पुरुष साक्षरता दर कितनी? 83.4%। एससी की या पूछा जाएगी, एससी की साक्षरता दर कितनी? 74.4%। और पुरुष साक्षरता दर कितनी? 83.3%। महिला की साक्षरता दर कितनी? 64.1%। इनके बीच में गैप कितना? 20.2% का। इसका मतलब ये जो गैप है ना, यही सबसे बड़ी समस्या। अगर तुमसे कल को मुझे एससी के बारे में एक लाइन मिल जाए कि इनके सामने चुनौतियां क्या है हमारे पास, जो महिलाओं के सामने चुनौतियां क्या, उत्तराखंड की महिलाओं के सामने चुनौतियां क्या, मुझे एक लाइन चाहिए लिखने के लिए, मिल लाइन। यहाँ हमारे पास लिटरेसी रेट है ना, जो हमारे पास साक्षरता दर है, उसके बीच 20% का गैप है। ले चुनौतियां पॉइंट। सही बात है, 20% का गैप है। और सरकार को क्या करना चाहिए? यहाँ करना चाहिए काम कि कैसे फुलफिल होगा गैप जो हमारे पास, इतना नहीं गैप आना चाहिए ना। इसका मतलब अगर 100 बंदे ना, 100 मतलब 84 है जो पढ़े लिखे। सही बात है। और 100 महिला ना हमारे पास, 64 महिला पढ़ी लिखी एससी के मामले में। अभी एससी का चल रहा है, याद हो जाएगा। पहले बता एससी का लिटरेसी रेट कितना? 4%। महिलाओं का 64.1%। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा तो आंकड़े कमजोर होते जाएंगे तुम्हारे, पीछे के सारा बोलते जाओगे। पुरुष का? अरे भाई पेपर में पूछ रखे हैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए तो लगाए यहाँ से हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना। कितने परसेंट है गैप? छोड़ दो तुम, गैप तो तुम्हारे मेंस में लिखने का काम आ जाएगा। देखो सर्वाधिक साक्षरता दर सबसे ज्यादा एससी के लोग पढ़े लिखे कौन से जिले में? पढ़े लिखे लोग सबसे 81.2%। बस इतना याद कर लो। नैनीताल। सर्वाधिक पूछागा तुमसे, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन था हमारे पास, जहां सबसे ज्यादा साक्षरता दर कितनी? कहां से साक्षरता दर समझ रहे हो ना, पढ़े लिखे लोग होना। सही बात है। लिटरेसी रेट कहां का बढ़िया? न्यूनतम साक्षरता दर कहां की? वो कौन सा जिला जहां एससी के लोग सबसे कम पढ़े लिखे? उधम सिंह नगर। सही बात है, क्या है? उधम सिंह नगर। पता लग चुका? 67.1% के आसपास। ठीक है, कोई दिक्कत? ये परसेंटेज भी याद रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उधम सिंह नगर का नाम याद रखो। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो, वो मैं भी कह रहा हूँ, पीछे में बार बार आंकड़े याद करवाते जाऊंगा। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं। राजनीति में क्या क्या हिस्सेदारी इनकी? लोकसभा के लिए 1 सीट, लोकसभा की 5 सीट है ना हमारे पास। 1 सीट हमारे पास अल्मोड़ा, वो फिक्स है हमारे पास इनके लिए। 13 सीटें एससी के लिए फिक्स है। सही बात है। उसके बाद सरकारी सेवा में 19% आरक्षण है ना, सरकारी जो सेवा है ना, कितना परसेंट आरक्षण है? 19% आरक्षण। विधानसभा में 13 सीटें इनके लिए फिक्स कर रखी है हमने। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। हटा रहा हूं मैं, आगे देख लो कौन कौन सा क्या क्या बोल चुका। चलो बताओ सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन से जिले का? साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ की? कौन से जिले? सबसे कम? सबसे कम? ठीक, याद रहेगी ना बात। सबसे कम पढ़े लिखे एससी के लोग कहाँ? सबसे कम पढ़े लिखे उधम सिंह नगर में।
सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एससी के लोग कहाँ से? बस याद आएगी बात क्या? उत्तराखंड वालों एससी के बंदों का लिटरेसी रेट कितना टोटल परसेंटेज में? साक्षरता दर कितनी वहां की? 74 74.4%। पुरुष साक्षरता दर कितनी? 84.3%। महिला की कितनी? 64.1%। आरक्षण कितना? 19%। आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। समझ में आई बात? है इंपॉर्टेंट चीजें भी समझ लेना। समझ में आई बात? है जल्दी फटाफट पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हो जल्दी तेज स्पीड से। समझ में आई बात? जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो तेज स्पीड से। क्या लिखा हुआ है? प्रमुख समुदाय अब बात किसकी करेंगे हम? एसटी की। पहले बताओ एससी के आंकड़े याद हो गए? एससी भारत उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? पक्का? देख कितने बड़े महामूर्ख आदमी। मैंने एससी की कुल जनसंख्या पूछी, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 18.8%। ये जाएंगे पढ़े लिखे न पढ़ो तुम। इसे यार यही तो चीज समझने की, तुम नींद में हो गया। देखो ये क्या है? 74.4% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर। यो क्या है? पीछे मैंने क्या बताया? हाँ नींद आ रही है तुम। यो क्या है? क्या है यहाँ? 18.8%। ये कुल जनसंख्या का 18.8% है। हाँ ये पढ़ रहे मम्मी अम्मी जा रहे ट्यूशन में। होगा ना तक? देखो एसटी समुदाय 2.91 लाकर छोड़ दे, लेकिन ये परसेंटेज जरूर याद रखना, 2.9%। और उत्तराखंड की लोकर समिति ना 5 जनजातियों को जो हो एसटी घोषित कर रहा था, एसटी कैटेगरी में डाला जाना। जौनसारी, सही बात है। इनके अंदर भी कुछ समुदाय ऐसा हो जो एसटी कैटेगरी में, वो बताऊंगा मैं अलग तो बात। पहले समझ लो जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा। बुक्सा को बोक्सा भी क्या हुआ कि मतलब हमारे पास राजी होगा मतलब। जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा, राजी। याद आएगी बात? है ठीक। आज हम जौनसारी के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आती है? चलो ध्यान लगाकर। अब मुझे एक बात बताओ जरा, सुन लो ध्यान लगाकर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था जहां सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं? हाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जहां सबसे ज्यादा जनजातीय लोग रहते हैं, एसटी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा एससी कहाँ रहते हैं? कंपेयर करके पढ़ाऊंगा भैया। सबसे ज्यादा एससी के लोग कहाँ रहते हैं? बे यार तुम हरिद्वार में रहो। परसेंटेज में तुम सीने करो। बागेश्वर परसेंटेज में सबसे कम देहरादून के अंदर। एक मैंने पहले नहीं कहा था, ये आंकड़े ऐसी तो चीज हो भूले जाना है क्या है यार तुम भी। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जहां सबसे कम एसटी रखते हैं, रुद्रप्रयाग। तुम इसे भूल जाओगे क्या? देख रहे ना तुम हवा खाक पड़ेगा। इधर चले जाओ, प्रतिशत के मामले में बात करते हैं। एससी का भी मैंने इस तरह बात करा था, एसटी का भी मैं इस तरह बात कर रहे। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला बताओ, परसेंटेज याद करना। नो 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 सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन था? उधमसिंह नगर। योरावर प्रतिशत सबसे ज्यादा एसटी इसमें रहते हैं। प्रतिशत वैसे जनसंख्या भी यही है, प्रतिशत भी यही है। न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला टिहरी गढ़वाल, सबसे कम एसटी का प्रतिशत वाला जिला। सही बात, सबसे कम एसटी रहते हैं वहां से। भूल गए? बताओ सबसे कम ज्यादा एसटी की जनसंख्या कहां से? एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछी, ज्यादा पूछी ना। एससी की पूछ रहा हूँ, एससी की। हरिद्वार में सबसे कम सबसे कम चंपावत में। प्रतिशत में एससी का परसेंटेज बताओ सबसे ज्यादा कहां से? सबसे कम बता दो। अब आई नहीं तुम लाइन पर, समझ नहीं बात। अब मुझे सबसे ज्यादा जो एसटी जनसंख्या कहां से? सबसे कम
386। उसके बाद हमारे पास प्रतिशत में वो दोनों में सेम है। टिहरी गढ़वाल में सबसे कम प्रतिशत है एसटी का, याद हो गए। एसटी की टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या की टोटल कितना परसेंटेज है? ठीक ठीक है। अभी वो डायग्राम भी तो याद करना, जब इनकी बात करेंगे वहां भी तो गैप था, इनके बीच में तो गैप। इनकी महिलाएं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हो, समझ बात है, इसका कारण भी हो, समझ बात है, समझ गए। अब हम बात करते हैं टाइटल शिक्षा और विकास और उच्च जनजातीय समुदाय की प्रगति, कैसी प्रगति। ये डायग्राम मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, जब तुम मेंस लिखना इस्तेमाल करो, कोई पॉइंट लिख रहे हो और वहां उसका लिटरेसी रेट दिखा रहे हो, ऐसे करके दिखा दो डायग्राम में, ये बेनिफिट हो। ये तुम जीएस फर्स्ट में भी काम आएगा, सेकंड में भी काम आएगा। क्या कल को टाइम वेस्ट करवा। साक्षरता बात ना करो, साक्षरता दर कितनी इनकी, लेकिन एससी वालों की कितनी? इसी तो मेमोरी कहते हैं। एआई के जमाने में मेमोरी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो चुकी है। आजकल के बच्चे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता उनकी कितनी थी? यहाँ महिला साक्षरता दर कितनी? महिला साक्षरता दर कितनी? हेलो हेलो, महिला साक्षरता दर 62.5%। उनकी कितनी थी? 61.3% या 1%। अच्छा, उनके बीच में गैप कितना था? इनके बीच में गैप कितना? इसे पहले याद रखना, क्योंकि इनके बारे में मेंस में लिखने का मौका मिलेगा। बता दूंगा मैं कहां लगा। इनके बीच में गैप कितना था हमारे पास, अभी याद तो कर लो आंकड़े। जिलावार साक्षरता दर देखते हैं, जिलावार कितनी हमारे पास, सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है हमारे पास? रुद्रप्रयाग। सबसे कम कहां सी? सही बात है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां की है हमारे पास? और यहाँ सबसे कम कहां की? इनकी सीट कितनी आरक्षित करने के लिए विधानसभा में? चक्राता और सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण। ये 4% है, 7% है पक्का। चलो यहां तक बताओ, बात समझ में नहीं है? आंकड़े याद हो गए? पक्का देख लो। साक्षरता दर इनकी, एससी वालों की, ठीक है। फिर अब ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें 5 समुदाय बताए थे टोटल। लोकर समिति ने 1965 में 5 समुदाय बताए थे जिन्हें एसटी घोषित कर दिया गया। जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राज। अब आ गए हम जौनसारी पर। अब हम जौनसारी समाज के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा तुम देखना। जौनसारी समाज बहुत अच्छा है। देखो क्या करा, खाना जा रहे कैसे है तुम? एक केस स्टडी के तौर पर भी देख सको तुम्हें सब। जो जौनसारी समाज, आज जौनसारी समाज के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला तुम। जौनसारी एक जनजाति, एक परिचय हमारे पास। इसके बारे में जौनसारी जनजाति का पूरा एक परिचय देता हूँ, तुम इंट्रोडक्शन देता हूँ पूरा का पूरा। पहली बात देखो, ये ऊपर गढ़वाल के 7 जिले दिखाई दे रहे हैं तुम। उत्तरकाशी होगा हमारे पास, क्या होगा? टिहरी होगा, रुद्रप्रयाग होगा, चमोली होगा हमारे पास, पौड़ी होगा, देहरादून होगा, हरिद्वार होगा। गढ़वाल मंडल होगा पूरा का पूरा। इस गढ़वाल मंडल के अंदर जौनसार बाबरक क्षेत्र, ये पूरा जौनसार बाबरक क्षेत्र हमारे पास। कौन सा क्षेत्र? जौनसार बाबरक क्षेत्र। सही बात है, ये जौनसार बाबरक क्षेत्र हमारे पास। इस पूरे क्षेत्र में निवास करते हैं हमारे पास जो जौनसारी लोग। एक पर्टिकुलर किसी समुदाय को नाम दे दिया जाए, जौनसारी है हमारे पास। सही बात है, क्योंकि उनका पूरा कल्चर ही अलग होगा। रहन सहन, खान पीन, सही बात, जीवन शैली, पूरा लाइफ स्टाइल सब कुछ अलग होगा उनका। अभी मैं बात भी करूंगा इस पर, समझ बात है। लेकिन यहाँ तो पेपर में भर भर का सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज जो जौनसारियों से रिलेटेड है, कौन सी बातें जो इनकी प्रथाएं जो फेमस है, ट्रेडिशन इनके प्रथाएं जो बहुत फेमस है। समझ में आई बात है। तो मैंने परीक्षा में का तो कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने ऐड कर ही लिया। समझ में आई बात है? बात समझ में आई है? चलो बात बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, मेंस में सवाल आ गया इस पर, कम चांस, बहुत कम चांस। समझ में बात है। अगर आया भी कि पर्टिकुलर किसी एक जनजाति के बारे में पूछे तो पूछ भी लेगा ना, तो तुम खाली नहीं जा सकते। कम से कम 10 रेंज तुम्हारे दिमाग में पड़ी होगी, मैं इतना तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा। सही बात है। उत्तराखंड, पहली बात, गढ़वाल, जो गढ़वाल है हमारे पास, गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा समुदाय है हमारे पास। ये गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय हमारे पास कौन है? जौनसारी। पहला ही सवाल, ये सवाल पूछा जा सके तुमसे, गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा जो समुदाय कौन सा? जौनसारी।
याद रहेगी बात। ये जनजातीय समुदाय कौन सा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी सबसे बड़ी, जौनसारी, याद रहेगी। ये नोट्स मेरे पास इंग्लिश में भी है पूरा का पूरा, सही बात है। ध्यान से, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय हमारे पास, दूसरा जो जौनसारी है। जौनसारी खास बात है, दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है उत्तराखंड का। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा थारू है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो लोग पाए जा, थारू पाए जा, थारू की जनसंख्या ज्यादा पाए जा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो समुदाय पाए जा उसका नाम कौन सा, जौनसारी। लेकिन अगर गढ़वाल मंडल का पूछे सबसे बड़ा समुदाय तो फिर हमारे पास तब भी जौनसारी, सही बात है। और पूरे उत्तराखंड का पूछे सबसे बड़ा समुदाय, जनजातीय समुदाय, एसटी के लोग थारू, थारू चारू नहीं थारू। अब लेकिन बताऊं, तुम जौनसारी समाज हो, अगर जौनसारी समाज का तुम स्ट्रक्चर देखोगे, इसे तुम कॉपी कर लेना और मेंस में इस तरह करके छापोगे ना तो ज्यादा नंबर मिला। चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो, सही मैंने बनाई इसी हिसाब से डिजाइन कर गए हो, सही बात है। अगर कोई भी चीज लिख रहा हूं अपनी बात को रिप्रेजेंट करके बताओ। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को समझाने के लिए चार्ट, डायग्राम और इनका आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी समझ उसके प्रति गहरी हो चुकी है, उन्हें पता हो वो बना रहा है टीचर का, समझ में आएगी बात है। देखो चेक कर रहा। दूसरी सबसे बड़ी खास बात है, इनसे पूछा गया भाई जौनसारी समुदाय के लोगों से, तुम बताओ तुम कहां के वंशज हो, कहने लगे मंगोल और डोम प्रजातियों के वंशज। ये पूछा जा पेपर पर सवाल है कि कौन सी समुदाय, 4 ऑप्शन देकर चला जाएगा, बताओ इनमें से जो कौन सा जो मंगोल और डोम प्रजातियों के मिश्रण। अभी मंगोल डोम प्रजाति कहां थे, ये मंगोलिया शायद हमारे पास, सही बात है। जब आक्रमण हुआ था शायद ऐसा रहा होगा, शायद, सही बात है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा मंगोल और डोम प्रजातियों के मिश्रण। अब इस समाज के अंदर, जौनसारी समाज के अंदर, जौनसारी पूरा समुदाय है, समाज है पूरा का पूरा है, क्यों, सही बात है। अब तुम इसे जियोगे तो इसके अंदर एक प्रकार की ऐसी, जैसे हमारे पास हिंदू धर्म के अंदर एक कभी किसी जमाने में वर्ण व्यवस्था थी, सही बात। समाज के अंदर एक वर्ग पाया जाए, एक निचला तबका हो, एक ऊपर का तबका हो, एक उससे ऊपर का तबका हो, सही बात है। तो पूरा का पूरा एक हायरार्की बनी हुई, पूरा एक पद सोपानी गरम बना हुआ हो, सही बात है। हायरार्की बनी हो पूरी किसी भी समाज के अंदर, सही बात है। और इसमें जो सबसे निचले स्तर पर हो उनका बहुत बड़ी मात्रा में शोषण भी होगा, सही बात। इसलिए जौनसारी समाज में भी जो कोल्टा समुदाय है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सही बात है, क्योंकि वो हरिजन के अंदर आता है, हरिजन के अंदर एससी कैटेगरी में चला जाओ वो भी हमारे पास। तो इसमें भी एक प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं कह सकते, वर्ण व्यवस्था जैसी झलक दिखाई देगी। हालांकि समाज में सबकी प्रतिष्ठा, सही बात, सबका अपना सम्मान, मतलब लेकिन उस पर इस तरह की हायरार्की दिखाई देगी। और देखो जौनसारी समाज कैसे बटा हुआ, सबसे ऊपर खास वर्ग हमारे पास, खस वर्ग भी, खास वर्ग भी लिखा हुआ, खस वर्ग भी लिखा हुआ, ब्राह्मण एवं राजपूत इसी की कैटेगरी मांगे सबसे ऊपर, ये अपने आपको बड़ा सर्वोच्च मानते हैं, सही बात है। उसके बाद नीचे इस पूरे समाज कैसा काम करता होगा, ऐसे तो काम करता होगा, कारीगर वर्ग होगा, वहां लोहार होगा, सोनार होगा, जोगी होंगे, नाथ होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हो। सवाल जहां तक मैं बता दूंगा तुम्हें। फिर यहाँ हरिजन और खस वर्ग आगा, खस वर्ग या खास वर्ग हमारे पास, ये डोम, मोची, कोली और आदि, कोल्टी भी इसमें, कोल्टा समुदाय भी इसमें। अब इतनी बात बताओ, ये पूरा का पूरा समझ में आएगा किस तरह इनका स्ट्रक्चर है। और जरूरी भी हो, यूं थोड़ा ही ना एक समाज के अंदर एक उच्च वर्ग हो जाएगा तो फिर ये लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, काम कौन करेगा इनके अंदर। यह एक सही भी है, लेकिन आज के समाज में सही नहीं है, एक्सेप्ट करा जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह वर्ण व्यवस्था की खुशबू आती है और वर्ण व्यवस्था को हम एक्सेप्ट नहीं करते, सही बात है। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर था, अब तो टूट रहा है, अब तो ये तो गया, अब नहीं आया, सही बात। अब भी कहीं कहीं जगह पाए जाए, लेकिन अब ये धीरे धीरे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, सबको अपना नूनी है कि उच्च वर्ग पर ये एक ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोग ऊपरी क्यों होंगे, सबको इक्वल वेटेज पे लेकर आओ ना, सही बात है। ये तो डायग्राम भी अपने आप में भेदभाव की प्रकृति का, समझ में आई बात है। जौनसारी समाज की जीवन शैली दिखाता हूं तुम्हें कि कैसी इनकी जीवन शैली हो। वेशभूषा, ऊनी कोट पहनते हैं, जो ऊनी कोट पहनते हैं उसे झंगोली बोलते हैं, पूछा जा सकता है तुमसे, सही बात है। ऐसे ऐसे शब्द पूछ रहे, झंगोली क्या हो, जौनसारी समुदाय के अंदर झंगोली क्या हो, हमारे पास ऊनी कोट हो। उसके बाद हमारे पास जो टोपी पहनते हैं ना अपने सिर पर, इसे बोलते हैं डिगुआ, डिगुआ, समझ बात है। महिलाएं जो हमारे पास ऊनी कुर्ता पहनती है उसे बोलते हैं झागा, घाघरा और स्कार्फ पहनती है उसे बोलते हैं टांटी, याद रहेगी बात है। और इनका जो घर बनाया जाना, 2-3 मंजिला इमारत बनाएंगे, 1-2-3 मंजिला इमारत बनाएंगे, 4 मंजिला इमारत बना दे। सबसे मेन बात तो जो इनका लकड़ी का जो द्वार हो ना, इनका प्रवेश द्वार, वो लकड़ी का ही बना हुआ होगा, ये खास बात होगी इनकी, समझ में नहीं बात है। क्यों मुझे नहीं पता, ये ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इनकी तरह की नक्काशी उनके घरों की। परिवार हमारे पास देखो ना इनका कैसा हो, परिवार फैमिली, इनका समाज हमेशा पितृसत्तात्मक संरचना रहा, इसलिए यहाँ के बहुत सारे बच्चे परेशान भी है, मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, भैया मेरे पापा नहीं मान रहे बिल्कुल भी, सही बात है। मम्मी तो मेरी हाँ कर देती है, पापा नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि इनके समाज में इस तरह की व्यवस्था रही कि घर के सारे फैसले पिताजी करते हैं, तो यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक समाज पाया जाए, समझिए। जौनसारी समुदाय के आज बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं तुम, सही बात है, जिसमें सबसे बड़ा हमारे पास घर का पिताजी बस अमरीश पुरी पिताजी, समझ में की बात है, पता लग चुका है ना। तो जो पिताजी जो कहेंगे वो होगा हमारे पास, ध्यान समझिए अच्छे तरीके से। अब एक इसका स्ट्रक्चर कैसा,
जो लड़की होगी जब वो पितृगृह में रहेगी, पिता के संरक्षण में रहेगी, तो उसे हम एक नाम देते हैं, ध्यानती बोलते हैं। उसे कृषि कार्य सिखाए जाते हैं अगर ग्रामीण समाज है तो, और जो सिलाई बुनाई सारा काम सिखाया जाए घर का टोटल, सही बात है, तो उसे ध्यानती बोलते हैं। पेपर में बड़े पूछ लो, ध्यानती, ध्यानती, दांती नहीं है, ध्यानती है। याद रहेगी बात, पता लग चुका है। जो पितृगृह के अंदर रहेगी और जो शादी करके जो दूसरे के यहाँ चली जाएगी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा हमारे पास, उसका नाम चेंज होकर हमारे पास आ जाएगा। उसे बोलते हैं जब विवाह के उपरांत उसे बोल लगे रियंती, फिर तो पति के धीन रहना पड़ा। सही बात है। यहाँ को मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत लगाओ, सही बात है, क्यों हम किसी के धीन रहो, सही बात है, पता लग चुका। यहाँ का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। आज का संविधान इन्हें उड़ने का पूरा मौका देता है, लेकिन ये समाज, समझ बात है, समाज जो चाहेगा बस वही है। समाज में बेइज्जती ना हो जाए बिल्कुल भी। तो पितृसत्तात्मक संरचना थी यहाँ की, पिता के संरक्षण में रहकर सारा काम करना होगा, उस तरह का स्ट्रक्चर था वहां, स्ट्रक्चर था। संविधान ने सबको सबको बोलने का मौका दिया, समझ में आई बात है। अब धीरे धीरे ये भी कम, धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा, समझ में बात, क्षीण मतलब कमजोर होता है। हमारे पास परिवार का मुखिया हुआ करता था, ये हमारे पास जो परिवार, जो लड़की को पितृगृह में रहना पड़ता था, कृषि कार्य सिखाए जाते थे उसे, अब भी सिखाए जाते हैं। जो ग्रामीण समुदाय खासकर जो शहर में उठकर चले आए हमारे पास देहरादून जैसे इलाके में, वो तो धीरे धीरे डेवलप हो रहे, सही बात है। जो सारी समुदाय है, बात समझ में आ रही है ना। मैं किसी भी चीज को रास्ता समझाऊंगा, मेरे पास मुझे ज्यादा जल्दी तक नहीं मतलब है, समझ में आई बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, विवाह के बाद क्या क्या लेंगे, रियांती, दांती, दांती नहीं रियांती, पहले क्या बोलोगे, ध्यानती। घर पता लग गया कैसे वो विवाह, विवाह भी बहुत समय के प्रचलित है। जहाँ के जो विवाह के लोग विवाह कैसे करते हैं, यहाँ बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित थी, अब बंद हो चुकी। बहुपति, एक औरत के बहुत सारे पति होंगे, पांडव वाला हाल समझ लो। देखो मैंने कहा एक औरत के बहुत सारे पति होंगे, गरीब आओ। इससे महिलाओं को शोषण की कैटेगरी में काउंट करते हैं, सही बात है। किसी महिला की नहीं सहमति है फिर भी उसको कई सारे पुरुषों के साथ रहना पड़ेगा, ये तो गलत है ना। तो यह प्रथा अब समाप्त हो चुकी है, चुप हो जाओ। अब यहाँ अलग तरीके के विवाह जो पाए जाती हैं, समझ बात। अरे यार क्या हो रहा है, बेवी की, इसे बेवाकी भी कहते हैं। बेवाकी ये पेपर में पूछे जाए नाम, ये विवाह की प्रथा आजकल इस तरह के विवाह पाए जाते हैं। यहाँ से सबसे साधारण तरीके का विवाह हो बेवाकी हमारे पास, मैंने देखा नहीं अब तक यो, सही बात है। देखते कोई बच्चा इनवाइट करता तो जाने का मौका मिला तो समझ में आई बात। बेवाकी, बोई दीदी की, ये विवाह है, विवाह के तरीके है। बाज दिया आदि, अभी मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। बाज दिया आदि विवाह, इसके बाद करके दिखा दूंगा तुम्हें, सही बात है। बेवाकी याद कर लो सर, सबसे साधारण तरीका का विवाह इस जोनतारी समाज में। हाँ, इसका नाम देखो, कभी भी टाइम लगा ना, एक वेब सीरीज बता रहा हूँ तुम्हें, बेबाकी। कभी भी टाइम लगा ना, आराम से बैठ कर देखना सर, बेबाकी नाम की एक वेब सीरीज है, बहुत बढ़िया वेब सीरीज है, शायद पाकिस्तान वालों की, नहीं पाकिस्तान वालों की नहीं, इंडिया वालों की। बेबाकी बहुत अच्छी वेब सीरीज है, बहुत बढ़िया। पढ़ो से क्या है, बेबाकी, बेबाकी भी बोल लो, बेबी की भी बोल लो, बोई दो की, बाज दिया आदि विवाह प्रचलित है हमारे पास इस समाज के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास, किधर गया रे, इतना ही तक है रे, जो बाज दिया ना, ये भी जो यहाँ पर था, सही बात है। इसमें क्या हो, कन्या की तरफ तो ढोल नगाड़े जाओ, हाँ कन्या की तरफ से। अभी दिखाऊंगा तुम, इसे पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, इसे बंद कर दो। ये नाम पेपर में पूछे जा रहा है आजकल, ये कौन सी ये प्रथा कहाँ पर, कौन सी समुदाय में प्रचलित है। चलो अब देखते हैं विवाह, ये तो होगा मेरे पास। अब देखते हैं हमारे पास आस्था और उत्सव की बात करते हैं, इनके आस्था और उत्सव की बात करते हैं। मैंने कहा था कल्चर बहुत बड़ा मस्त है इनका कल्चर। अभी मैं लास्ट में तुम्हें इनके विवाह दिखाऊंगा ना, तुम देखोगे वाह यार कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मुझे भी एक दो शादी में तो मुझे जाने का मौका भी मिला अभी। आस्था और उत्सव और जो सारी, और हमारे पास धर्म और त्योहार। अब इनके त्योहार की बात कर लेते हैं हमारे पास, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो इनके यहाँ देवता जिसकी पूजा करते हैं, जिसे सबसे ज्यादा मानते हैं, महासु देवता, महाशिव का रूप हमारे पास, महासु देवता को मानते हैं, महाशिव का ही रूप है महासु देवता, सही बात है, ठीक। अन्य देवता हमारे पास बासक हो गए, विपासक हो गए, बैठा हो गए, चोलदा होगा हमारे पास। ये देवताओं के नाम है इनके। ये पांडवों की भी पूजा करते हैं।
हनोल इनका प्रमुख देवालय हमारे पास सबसे, हनोल इनका, सही बात है। मैंने पहले ही पढ़ा रखा तुम हनोल के बारे में। लेकिन इनका जो त्योहार है हमारे पास सबसे बढ़िया जो त्योहार है इनका माघ त्योहार, 1 महीने तक चला, 11-12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीने तक चलेगा माघ त्योहार हमारे पास। इसमें क्या हो, इसमें इस त्योहार में क्या हो हमारे पास, माघ त्योहार में सबसे बड़ा त्योहार है जो पूरे 1 महीने तक चलता है। इसमें क्या है, भेड़ बकरे को काट के एक दूसरे के सामने दावत पे ले चला 11-12 जनवरी से प्रारंभ हो जाए, समझना की बात है। लेकिन यहाँ की दिवाली मनाई जा, बूढ़ी दिवाली, वो बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ अभी कुछ दिन पहले भी थी, समझना की बात है। वहाँ अलग ही कल्चर, अलग टाइप का कल्चर है। बूढ़ी दिवाली मनाया जाए इसमें दीपावली के 1 महीने के बाद। स्टेटस मतलब यही काम है तुझे, काम के भीमल की लकड़ी भी जलाई जावा, आंगन के द्वार पर रखकर लकड़ी जलाई जा, भीमल नाम की लकड़ी जलाई जावा, समझ में बात है। मैंने भी देखा था पूरा का पूरा कल्चर, और फिर जाके इंटरटेनमेंट का एक तरीका हो सके, समझ में आई बात। इस समाज में पहले तो चली आ रही पड़ती है, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो ना, वहां की संस्कृति में बड़ा आघात पहुंचता धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि अब बराबर में मल्टी कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिनेमा, एंटरटेनमेंट ये अब खुल गए, तो लोगों के मनोरंजन करने के तरीके में बदलाव आया। उस तो जो परंपरागत हमारी संस्कृति थी वो क्षीण होती जाती है, कमजोर होती जाती है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? समझ की बात है। अब मुझे जब भी मूवी देखनी हो तो मैं चला गया सीधा हमारे पास, हर शुक्रवार को मेरा रूल है, हर शुक्रवार है ना, देखो आज भी मूवी देखने भाग जाऊंगा, सही बात है। टाइम लगा सबको पढ़ाया, फिर सीधा पढ़ाने के बाद शाम को मूवी देखने, एक शुक्रवार को मेरी मूवी देखनी फिक्स है। नहीं नहीं तुम्हारी बनी मूवी देखनी। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि दुनिया के हर समाज को एक प्रकार से इंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए ही चाहिए, समझ नहीं बात है। जब मल्टीप्लेक्स खुले हुए हैं हमारे पास इधर आसपास, देख लो देख लो क्या हो, पता लग चुका। दीपावली को कितने महीने तक मना हुआ है? 1 महीने के बाद एक बड़ी दीपावली मनाते हैं जौनसारी समुदाय में, पता लग चुका। उसके बाद पंचाई जिसे हम दशहरा कहते हैं, दशहरा का स्थानीय रूप हमारे पास ये दशहरा, लोकल लेवल पर जो दशहरा हमारे पास। पांड्यों का त्योहार भी बोलते हैं हमारे पास, ये पंचाई को पांडवों का त्योहार भी बोलते हैं। किसका? इसे लोकल भाषा में ना इसे दशहरे को पंचायता भी कहते हैं। तो भूलना मत, ये शब्द उठाकर पेपर में देता है ऐसे ऐसे, और वहां कंफ्यूज कर देगा तू, समझ बात है। अन्य उत्सव का जागड़ा, मासू देवता का त्योहार है, बहुत मानते हैं मासू देवता भी। मेला लगता है हमारे पास यहाँ की, बहुत फेमस, सबसे ज्यादा फेमस मेला है हमारे पास। अप्रैल से 4 दिनों तक चलने वाला मेला है, सही बात है। बिस्सू मेला हमारे पास ये, ठीक। उसके बाद हमारे पास मोड़ मेला, ये मछली पकड़ने का उत्सव हमारे पास ये। मछली को एक पाउडर से उठाकर डाल देंगे और ऐसा करके उन्हें मार भी दे मछली को, फिर उन्हें पकड़ने का काम करते, खासकर पुरुष ही भाग लेते हैं इसमें। बिस्सू मेला को ना हम गनियात मेला भी कहते हैं, तो भूलना मत बिल्कुल भी, जौनसारी समुदाय से संबंधित है। बिस्सू मेला को क्या कहते हैं? गनियात, सही बात। या एक चीज और देख लो, पढ़ लो बैठे, सही बता रहा, तुम हाथों तो निकलते जा रहे। इनका तो वीडियो दिखाता हूँ तुम अभी, बिस्सू मेले का भी, इसका भी, मोड़ मेले का भी, ठीक। चलो ये सब देख, कुछ फेमस नृत्य इनके, हारुल होगा, रासो होगा, घुमसू होगा, मरोज होगा, पुणाई होगा, तांदी होगा, झेला होगा, पोपाई होगा हमारे पास, हारुल होगा। ये सारे इनके प्रमुख लोक नृत्य। परीक्षावणी में बहुत सारों के नाम लिखे हुए मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ठीक। आज्ञा जोरे रे मोड़ मेला, मछली को पकड़ने का एक अनूठा सामुदायिक मेला, ये भी दिखाने वाला है, इसका वीडियो दिखाने वाला है, ठीक। अभी मैंने याद दिला देना, इसे खत्म होने वाला पूरा का पूरा। जतरिया यार्ड हमारे पास मेला, एक महत्वपूर्ण स्थानीय मेला, 25-26 सालों में एक ही बार हुआ, समझ गए। कुंभी 12 सालों में एक बार हुआ, सही बात है। ये 25-26 सालों में एक ही बार हुआ, समझ में आई बात। है लोग शक्ति परीक्षण करते हैं इसमें, कई खेतों को मिलाकर एक बड़ा मेला लगता है, कई सारे खेतों को मिलाकर, सही बात है, खतों को मिलाकर, ठीक। वीर चंद सिंह गढ़वाली का मेला 3 मई को हमारे पास है। ये वीर चंद सिंह गढ़वाली वही है, सही बात है, जो सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज उसमें भी भर्ती हुए थे, फिर इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था।
3 मई को, जैसे 3 मई को यहाँ मेला लगता, इसी समुदाय से रिलेटेड है, सही बात है। चोलीथात के अंदर मेला लगता है शहीद और वीर केसरी चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर, ठीक है। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जौनसारी समाज आर्थिक और शासन इनका, इसके बारे में जान लेते हैं। आर्थिक गतिविधियां, अगर मैं कहूँ इनका मुख्य व्यवसाय क्या, कृषि एवं पशुपालन पर ज्यादा निर्भर है जौनसारी समुदाय, सही बात। पैसा कहाँ से आया है ना, पर यहीं से आ रहा है हमारे पास। मुख्य फसलें हमारे पास गेहूं, मक्का, जौ, अदरक आदि, ठीक है, मुख्य फसलें उगाने का काम करते हैं। पारंपरिक शासन प्रणाली हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आज के समय का, उनके समय के समाज का था है, अब नहीं है, धीरे धीरे समझ लो खत्म हो रहा है। खुमरी समिति हुआ करती थी, खुमरी समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको सियाना बोलते थे, सियाना। जो खुमरी समिति थी यही सारे फैसले करती थी पूरे गांव के, ग्रामीण स्तर पर। एक प्रकार से सोच रहे हो जो लोकल समुदाय है इनके समुदाय का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का हाई कोर्ट का काम कर रहे हैं इनके लिए, समझ नहीं बात है। इन्होंने खतरनाक फैसले भी सुनाए कभी कभी किसी टाइम पर, समझ नहीं बात है। जो समाज, एक समाज के किसी पर्टिकुलर किसी समुदाय के अंदर किसी लड़का लड़की को बहुत नुकसान पहुंचाया है इन्होंने, जैसे हमारे पास हरियाणा की पंचायतों ने बहुत खतरनाक फैसले सुनाए। लेकिन इनके बारे में जान लेते हैं, है क्या हमारे पास। खुमरी समिति हुआ करती थी जौनसारी समुदाय के अंदर, प्रत्येक गांव की अपनी समिति जो पारंपरिक राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करती थी। कोई लड़का लड़की गलत काम करते पाए गए, चलो सजा सिद्ध, नहीं बात है। कोई समाज के खिलाफ जा रहा है ना, उसकी खुमरी समिति बैठेगी और यही फैसले सुनाएंगे सारे के सारे। अब नहीं है, याद रखना बात ये। अब भारत का संविधान लागू हो चुका है। ये क्या है, ग्राम सियाना समिति का मुखिया हुआ करता था। ये समिति तो नहीं है, एक हमारे पास खत हुआ करता था, खत इससे भी बड़ा हुआ करता था, खत सियाना। फिर उसके ऊपर भी हमारे पास जो तकत नहीं है इसमें भी, आगे हमारे पास विवादों को निपटारा करता है और गांव के प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, पता लग चुका है। खुमरी समिति किसमें पाई जा, जौनसारी समुदाय में पाई जाती थी खुमरी समिति। और एक क्या है, ग्राम सियाना, इसका अध्यक्ष। जौनसारी क्षेत्र के प्रकाश स्तंभ भी समझ लो, जौनसारी क्षेत्र के संबंधित कुछ जो लोग फेमस, खासकर केदार सिंह नहीं है इसमें, केदार सिंह का भी नाम लेना चाहिए था। वीर चंद सिंह गढ़वाली, मैंने बताया 3 मई को यहाँ हमारे पास आजादी फौज में भर्ती हुए थे, सही में। इनके बारे में बता दें तुम्हें, ये इन जौनसारी समाज से संबंधित है। इस जौनसारी समाज के अंदर ना खासकर हमारे पास गुलाब सिंह को हमारे पास, और खासकर एक केदार सिंह भी आवा, तो गुलाब सिंह होंगे हमारे पास। गुलाब सिंह और केदार सिंह जैसे लोगों ने इस समाज को परिपक्वता के स्तर पर लेकर आए, जौनसारी समाज को, सही बात है। इन जौनसारी समाज के अम्बेडकर हैं, कौन से समाज के, बात समझ में आई बात है, ठीक। इसलिए जिस तरह हमारे राजा राम मोहन को हिंदू समाज का या पूरे भारतीय समाज का अग्रदूत कहा जा, नवजागरण का अग्रदूत कहा जा, रेनेसा का अग्रदूत कहा जा, क्योंकि उन्होंने जो दोबारा समाज को जागृत करने का प्रयास करा है। जो समाज धार्मिक परंपराओं में, पाखंड में, धार्मिक पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादी परंपराओं में, पाखंड में, अंधविश्वास में लिप्त था, उसे निकाल कर वहां से और एक नए सिरे पर लाकर खड़ा कर दिया, जैसे राजा राम मोहन राय ने। इसी प्रकार इस जौनसारी समाज के अंदर जो चेतना, इस समाज के अंदर चेतना पैदा करने का जो श्रेय दिया था, सही बात है, राजनीतिक चेतना, सही बात है। और दूसरा क्या है, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सम्मान दिलाने का जो जरिया दिया, किसने दिया, गुलाब सिंह और केदार सिंह ने, समझ में आई बात। कौन से सिंह, गुलाब सिंह। तो राजनीतिक जागरूकता के अग्रदूत जो बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने हैं, समझ में आई बात। या भाव सिंह चौहान, जौनसार बाबर में जनजाति के प्रेरणा, फादर ऑफ जौनसार के नाम से जानते हैं भाव सिंह चौहान को। कहीं पेपर में पूछा जाता भाव सिंह चौहान के बारे में। ये बात बताओ, पंडित शिवराम होंगे हमारे पास, जौनसार के प्रथम कवि, जिन्हें वीर केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंडित शिवराम। इन्होंने वीर केसरी नाम कविता लिखी थी, इन्होंने बहुत अच्छी कविता है, कल मैं पढ़ भी रहा था सर। वीर केसरी चंद होंगे हमारे पास, भाव सिंह चौहान होंगे, पंडित शिवराम होंगे, गुलाब सिंह होंगे, और भी बहुत सारे जो परीक्षावाणी के अंदर नाम लिखे हुए 3-4 के नाम तुम्हारे बता। एक तो केदार सिंह बताया मैंने तुम्हें, केदार सिंह समाज सेवी थे, उन्होंने बहुत अच्छे क्षेत्रों में कार्य करा उनके लिए, सही बात है। लेकिन इन्हें सम्मान इस समाज ने थोड़ा कम दिया मेरे हिसाब से, उन्हें ज्यादा जगह दी जानी चाहिए थी। केदार सिंह को तो मैं इन जौनसारी समुदाय का अम्बेडकर करता हूँ, जौनसारी समुदाय का अम्बेडकर, समझ गए। गुलाब सिंह हो गए ना, रतन सिंह भी है हमारे पास, रतन सिंह भी इसी समाज से संबंधित है हमारे पास, आधुनिक कवि है। देवकी चौहान भी, कृपला राम जोशी भी, नंदलाल भारती भी, समझ में आई बात। है इनका नाम सम्मानजनक स्थिति में ले जाता है इस समुदाय के अंदर, समझ में आई बात, इस समुदाय, इस कम्युनिटी के अंदर। ये सर नो, हम किसकी बात कर रहे थे भैया, कौन सा समुदाय था वो, जौनसारी समुदाय था। इतनी बात बताओ समझ में आई है, करनी नहीं आ रहा है, अरे इसे पढ़ लो, देखो कुछ अलग है, ठीक है, इस तरह पढ़ो, से भी तरह की। तो आज हमने जौनसारी समुदाय तक पढ़ लिया, समझ में आई बात है। कल को हम जौनसारी समुदाय की एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रहे होंगे, सही बात है।
और हाँ, वो जो मैंने पीछे के 2 क्वेश्चन बताए थे मेंस के, अब बताता हूँ इसका डेटा उनके अंदर जितना पढ़ने के बाद कैसे इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात है? ठीक। उसी डेटा का देखो मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। बस तुम क्या कर रहे, इतना तो तुम्हारे दिमाग में भी पड़ा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन तो कम से कम बचने का नहीं बिल्कुल भी। अब बात आती है हमारे पास लिखने पर, कि लिखने पर कैसे पहुंचते हैं। अब मेरे दिमाग में कौन सी लाइन जानी चाहिए, कौन सी लाइन मेरे दिमाग में धीरे धीरे करके कौंधनी चाहिए, यार मेरे दिमाग में आ जा बस, ये कैसे दिमाग पर डेटा रहने वाला, और उसकी यात्रा हाथ तक तय पेन तक कैसे तय होगी, और वो कैसे धीरे धीरे कलम पर उतरता होगा। यस और नो? ये समझ में आया तुम्हारे पास? तुमको समझ में आ रहा है? हम जाए यहां से। आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास हमारी थारू के साथ, भोटिया के साथ, और थारू का सब कुछ बताऊंगा मैं, याद रखना बात, थारू के बारे में, भोटिया के, और उसके बाद हमारे पास बोक्सा के बारे में और राजी के बारे में। कल शायद चैप्टर खत्म हो जाए और एमसीक्यू क्वेश्चन भी कल ही लगवाने वाले। यस और नो? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।